आप सभी का स्वागत है जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अर्बन फैसिलिटीज पर हमारे डॉक्टर्स या जो पैरामेडिकल्स कार्य कर रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं अथक प्रयासों से। आप सभी का स्वागत है। और हमारे इस कार्यशाला में हमारे जिला प्रतिरक्षण अधिकारी और डिप्टी सीएमओ इम्यूनाइजेशन जो कि अर्बन का कार्य देख रहे थे, सीएमओ एन्यूएशन भी जुड़े होंगे। मैं सभी का स्वागत करता हूं। और ये विशेष कार्यशाला, ये विशेष प्रशिक्षण हम लोगों ने अपने एक बैनर रूटीन इम्यूनाइजेशन एसेंशियल्स के अंतर्गत हमारी ये पहली कार्यशाला है जो कि शहरी टीकाकरण के लिए है। और ये कार्यशाला हम 2 सत्रों में करेंगे। पहला सत्र आज मंगलवार दिनांक 6 सितंबर को हो रहा है, शाम को अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक। इसी की दूसरी कड़ी हम 13 सितंबर को फिर से करेंगे, जिसमें नए टॉपिक्स होंगे और तब हम इम्यूनाइजेशन के जो बेसिक्स हैं अर्बन के लिए वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज की जो कार्यशाला में हमारे प्रतिभागी जुड़े हुए हैं, मैं उनको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि आज पर्याप्त नहीं है केवल आपका जुड़ना। आज के साथ साथ आपको अगले दिन 13 तारीख को भी 3 से 5 के बीच में हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, ताकि आप इसके बारे में पूरी तरह से समझ सकें। फर्दर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नियमित टीकाकरण जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि नाम तो नियमित है, लेकिन शायद उतना नियमित हमारे जीवन में अभी नहीं है। हमारे ऐसे परिवार जो शिक्षित नहीं है या जो जिनको ज्ञान नहीं है या जो स्वास्थ्य के जो कार्यकर्ता है उनके संपर्क में नहीं आए हैं, वो टीकाकरण से अभी भी अछूते हैं। और उसकी वजह से काफी बड़ी संख्या में लोग यानी गर्भवती महिलाएं और उनके बच्चे हमारे टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं। जबकि नाम नियमित जरूर है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीकाकरण करने के बाद 12 जानलेवा बीमारियां जो हैं उनसे हम बचाने में सफल होते हैं। तो इसलिए ये टीकाकरण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। टीकाकरण के महत्व को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिछले 2 सालों में हम लगातार कोविड से जूझ रहे थे। पहली वेव में तो खतरा थोड़ा कम था, लेकिन दूसरी वेव में जितना जान माल का नुकसान हम लोगों ने किया, मेरे ख्याल से शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसके इष्ट मित्रों में, परिवार के खुद के सदस्यों में कोई भी इससे ग्रसित ना हुआ हो, और हो सकता है कि डेथ्स भी हुई हों। तो बहुत सारी मृत्युएं हुई, बहुत सारा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, कुछ लोगों को परमानेंट लॉसेस भी हुए। तो ऐसी स्थिति में जब हमने पिछले साल 16 जनवरी 2021 से कोविड का टीकाकरण शुरू किया, तो धीरे धीरे तस्वीर बदली। और आज की डेट में जब 3rd वेव आई, तो 3rd वेव में हमारा हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हुआ। लोग कहते थे कि साहब हल्का फुल्का जुकाम है, खांसी है, बुखार आया है और कोविड पॉजिटिव है, लेकिन कोई सांस की तकलीफ नहीं हुई या हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, और डेथ्स का नंबर तो बहुत ही कम हुआ। तो ये स्पष्ट संकेत देता है कि टीकाकरण का लाभ होता है। और यही चीज आपने जो हमारे चिकित्सक बंधु हैं या जो हमारे एएनएम्स हैं, वो उन्होंने भी देखा होगा कि अदर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस में भी जिस क्षेत्र में हम टीकाकरण अच्छा कर लेते हैं, वहां पर ये बीमारियां कम हो जाती हैं। स्मॉल पॉक्स का हम इरेडिकेशन कर चुके हैं और पोलियो का हम एलिमिनेशन कर चुके हैं। तो ये स्पष्ट इशारा करते हैं कि जो टीकाकरण है उसका लाभ हमें मिलता है। नाउ व्हाट आई विश टू कम्युनिकेट, कि अगर हम ये देखें, क्या मेरी स्लाइड बदलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी? मैं समझता हूं ये स्लाइड दिखाती है कि नियमित टीकाकरण का जो सर्वेज के द्वारा तमाम सर्वे हुए हैं, एनएफएचएस, डीएलएचएस, कवरेज इवेल्युएशन सर्वे, एनुअल हेल्थ सर्वे, ये तमाम सर्वेज हुए हैं। उन सर्वे में अगर हम देखें तो ओवरऑल तस्वीर बेहतर होती आई है। एनएफएचएस 3 में जहां हम केवल 23% पर थे प्रदेश में, हम एनएफएचएस 5 में 70% तक फुल्ली इम्यूनाइज्ड हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि व्हाट इज फुल्ली इम्यूनाइज्ड, लेकिन पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत लगातार बढ़ा है। लेकिन अगर यही तस्वीर हम शहरी क्षेत्र में देखते हैं, तो शहरी क्षेत्र में एनएफएचएस 3 के आंकड़े कहते थे कि हम 33% पूर्ण प्रतिरक्षित हैं, और एनएफएचएस 5 में ये तस्वीर 67% तक की बढ़ोतरी हुई। यानी कि अगेंस्ट द स्टेट एवरेज जो ग्रोथ थी वो अर्बन में आप देख सकते हैं कि वो अपेक्षाकृत कम हुई। यहां पर हम शुरुआत में बेहतर थे, हमने वृद्धि करी, लेकिन उतनी वृद्धि नहीं करी। एनएफएचएस 3 से लेकर एनएफएचएस 5 के आंकड़े कहते हैं कि रूरल में हम 21 से 70 पर पहुंचे। 2 सर्वे के बीच में हमने लगभग
49% का जो है ग्रोथ किया, जबकि अर्बन एरियाज में अगर हम देखें तो हमने जो ग्रोथ की वो उतनी अच्छी नहीं थी। और साफ इशारा कहता है कि अर्बन क्षेत्र में जो है वो रूरल क्षेत्र की तुलना में 15 परसेंट पॉइंट लेस इंप्रूवमेंट हुआ। रूरल में 49 था और अर्बन में 34। तो ये साफ इशारा करता है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं उनकी दिशा अर्बन की तरफ मोड़ने की आवश्यकता है, और इसीलिए हमने ये आज कार्यशाला रखी है। और मैं खुशी से आपसे कह सकता हूं कि अभी 900 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भी लगातार लोग जुड़ रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, ताकि आने वाले समय में जो हम आपसे बातें करें वो और आप तक सभी तक पहुंच सकें। मैंने कहा कि 12 बीमारियों से हम, जो 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज हैं, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, मीजल्स, रुबेला, हेपेटाइटिस बी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इसके साथ में जापानीज इंसेफेलाइटिस, डायरिया और निमोनोकोकल डिसीज जो है जिससे कि निमोनिया और मेनिंजाइटिस होती है, इन सभी बीमारियों से हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो वैक्सीन हैं उनसे बच सकते हैं। हम गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों तक एंटीजेंस पहुंचाते हैं। गर्भवती महिलाओं को हम टीडी का टीका देते हैं। आपको याद होगा पहले टीटी लगता था, टिटनस टॉक्साइड, अब हमने उसको टीडी में तब्दील कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब जो बच्चे हमारे लगातार वैक्सीनेट होते आए, उसकी वजह से जो समाज में डिप्थीरिया के केसेस निकलने का पैटर्न था वो बदलने लगा। एडल्ट्स में भी डिप्थीरिया निकलने लगा, जबकि बच्चों में डिप्थीरिया कम होने लगा। तो इसलिए ये सोचा गया कि गर्भवती महिलाओं को और 10 साल और 16 साल के बच्चों को जो हम टीटी देते थे उसको टीडी में तब्दील कर दिया जाए। इसी तरह से बच्चों को एट बर्थ जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है हमारी, वहां पर हम हेपेटाइटिस बी का टीका देते हैं, और हेपेटाइटिस बी का टीका हम पहले 24 घंटे के भीतर देते हैं। ये टीका एक तरह से काला पीलिया कहते हैं, बहुत ही खतरनाक होता है, और ऐसी माँ जो कि इस हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है उसके बच्चे को ना हो, उसकी रोकथाम के लिए, यानी कि वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए हम हेपेटाइटिस बी का टीका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के केसेस में अस्पताल में ही पहले 24 घंटे के अंदर दे देते हैं जन्म के बाद। और उसके बाद जो भी टीके हमें लगाने होते हैं नियमित टीकाकरण की जो तालिका है उसके अनुसार, उन सभी टीकों की पर्याप्त डोज अगर 1 साल तक हम बच्चे को दे देते हैं तो वो बच्चा कहलाता है फुल इम्यूनाइज्ड। जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारे फुल इम्यूनाइजेशन का जो प्रतिशत है वो लगातार बढ़ रहा है, तो ये वो प्रतिशत है कि हमारे बच्चों को सभी एंटीजेंस की जितनी भी खुराकें हैं 1 साल तक मिलने का जो संख्या है वो बढ़ रही है, उसका प्रतिशत बढ़ रहा है। और आज की डेट में इसमें आती हैं 3 डोज बाइवेलेंट ओरल पोलियो वायरस की, 3 डोजेस रोटा वैक्सीन वायरस की, 3 डोजेस पेंटावेलेंट की जिसमें कि डीपीटी भी होता है, हेपेटाइटिस बी भी होता है और रिप भी होता है। इसके अलावा 2 डोजेस ऑफ फ्रैक्शनल आईपीवी जो है वो इंजेक्टेबल पोलियो वायरस की वैक्सीन है, वो होता है। 3 डोजेस ऑफ पीसीवी न्यूमोकोकल वैक्सीन की बात हुई। इसके अलावा मीजल्स और रुबेला कंटेनिंग जो एंटीजन है, जो वैक्सीन है, उसकी भी हम फर्स्ट डोज देते हैं 9 से 12 महीने पर, और साथ में देते हैं जेई जापानीज इंसेफेलाइटिस। हमारे यहाँ करीबन 38 जनपद हैं प्रदेश में जहां पर जापानीज इंसेफेलाइटिस का प्रकोप है, और एक समय ये गढ़ हुआ करता था, गोरखपुर और उसके आसपास के जो डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर काफी केसेस होते थे। आज वहां पर एक तो हमारी वैक्सीन और दूसरा साफ सफाई का जो हमने प्रमोट किया है उसकी वजह से इसमें कमी आई। तो ये सारे एंटीजेंस जिन बच्चों को मिलते हैं वो कहलाते हैं फुल्ली इम्यूनाइज, पूर्ण प्रतिरक्षण की बात हम करते हैं। इसके बाद जो 2 साल तक के टीके लगते हैं, यानी कि बूस्टर वाली व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। एक एमआर हमारा लगता है सेकेंड डोज, या डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर लगता है, या बाइवेलेंट का जो ओरल ओपीवी का बूस्टर है वो हम देते हैं, और जिन क्षेत्रों में जापानीज इंसेफेलाइटिस दी जा रही है उसका भी सेकेंड डोज का हम टीका लगाते हैं। तो इन टीकों को लगने के बाद ये बच्चा हो जाता है कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड। हमारी आशाएं लगातार बच्चों को मोबिलाइज करती हैं, और उस मोबिलाइजेशन के लिए उनको ऑनरेरिया भी दिया जाता है। ये ऑनरेरिया भी बच्चों को फुल्ली इम्यूनाइज करने पर, कंप्लीटली इम्यूनाइज करने पर दिया जाता है। और
आशाओं का काफी रोल रहा है, और एएनएम्स तो डेफिनेटली हमारे उपकेंद्रों पर जब टीकाकरण करती हैं तो उसी का परिणाम है कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को अगर हम देखें, अब यहां पर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूंगा ताकि हमारे सभी लोग समझ सकें। और ये जो आज हम लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं, ये प्रशिक्षण इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि यदि हमारे चिकित्सकों को ये अंदाजा नहीं होगा कि वो कौन से एंटीजेंस लगने हैं, कब लगने हैं, तो जब वो सपोर्टिव सुपरविजन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसलिए ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या टीके लगते हैं। तो बर्थ पर जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे को बीसीजी, ओपीवी की बाइवेलेंट डोज और हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज दिया जा सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हेपेटाइटिस बी का बर्थ डोज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज वाले बच्चों को जन्म के 24 घंटे के भीतर दिया जाना होता है। लेकिन जो शेष टीके हैं जैसे बीओपीवी आप 15 दिन तक दे सकते हैं। अगर घर पे भी बच्चा पैदा हुआ है तो भी हम 15 दिन तक जो उसके आसपास के सत्र लगेंगे वहां पर उसको टीका लगवा सकते हैं। बीसीजी का टीका हम 1 साल तक दे सकते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि टीका जितना जल्दी लगेगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो यदि टीका पहले ही दिन या पहले ही सप्ताह या पहले ही महीने में लग जाएगा तो ये बच्चा ज्यादा सुरक्षित रहेगा बनस्पति इसके कि ये कोई इन्फेक्शन पहले ले ले और बाद में आप टीका लगाएं। तो इसलिए बीसीजी हालांकि हम पूरे साल भर तक लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डोज हमारी अगर अस्पताल में छुट्टी होने से पहले ही लग जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। फिर 6 वीक्स पर हम बाइवेलेंट ओपीवी की डोज देते हैं, पेंटावेलेंट की फर्स्ट डोज देते हैं, एफआईपीवी की फर्स्ट डोज देते हैं, रोटा की फर्स्ट डोज देते हैं और पीसीवी की भी फर्स्ट डोज देते हैं। इसमें 2 वैक्सीन जो हैं वो ओरल वैक्सीन हैं, यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन और जो हमारी रोटा वायरस है, ये दोनों ओरल वैक्सीन हैं। हम प्रयास करते हैं कि जब टीका लगाएं तो ओरल वैक्सीन को पहले दे दें। बच्चे आसानी से इसको सलो कर लेते हैं, रोते नहीं है, और उसके बाद उनको वो टीके जो ड्यू हैं वो लगाते हैं। 10 वीक पर उनको बाइवेलेंट की सेकेंड डोज और पेंटावेलेंट की सेकेंड डोज दी जानी है, रोटा वायरस की भी सेकेंड डोज दी जानी है। यहां आप देखेंगे कि FIPV1 और PCV1 जो है वो हम यहां पर 2 में नहीं तब्दील कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में 4 सप्ताह का गैप पर्याप्त नहीं है, हमें 8 सप्ताह का गैप करना है। और जब 14 सप्ताह का समय आता है तो अगेन वो सारे एंटीजेंस जो 6 वीक पर हमने दिए थे वो सारे के सारे आप देते हैं, BOPV3, पेंटावेलेंट 3, FIPV2, रोटा 3 और PCV2। अगेन ओरल वैक्सीन पहले और इंजेक्टेबल्स बाद में। यहां पर यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि जो एंटीजेंस 4 सप्ताह पर दिए जा रहे थे उनकी डोज के बीच में 4 सप्ताह का गैप पर्याप्त है, लेकिन जो एंटीजेंस 4 सप्ताह के स्थान पर 8 सप्ताह में दिए जा रहे थे उन एंटीजेंस को 8 सप्ताह से पहले नहीं एडमिनिस्टर किया जा सकता है। इसलिए यदि किसी ने 6 सप्ताह पर सारे टीके नहीं लगवाए, उसने कहा कि साहब हम अभी पेंटा लगवा लेंगे, रोटा पिला लेंगे, लेकिन हम पीसीवी अभी नहीं लगवाएंगे, तो अगर पीसीवी को लगाने में कुछ विलंब हुआ PCV1 को, तो PCV2 को लगाने में आपको गैप अगेन रखना पड़ेगा कम से कम 8 सप्ताह का। दिस इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह से जब बच्चा 9 महीने का होता है तो 9 महीने कंप्लीट हो जाने के बाद हम उसको मीजल्स रूबेला का टीका देते हैं, जैपनीज एंसेफेलाइटिस का टीका देते हैं, PCV बूस्टर देते हैं। और PCV बूस्टर देने के लिए भी अगेन 6 मंथ्स का टाइम हमें चाहिए। जो सेकेंड डोज दी थी उसके बाद 6 महीने का टाइम हमारे पास होना चाहिए। इसी के साथ में हम विटामिन A की पहली खुराक भी दे देते हैं जो 1 ml होती है, ये भी हम ओरल पे लाते हैं। और इसीलिए जैसे मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि जो एंटीजेंस ओरल देते हैं या जो चीजें भी हम ओरल पे लाते हैं विटामिन A जैसे, उनको पहले दे दीजिए ताकि वो आसानी से बच्चा एक्सेप्ट कर ले और उसके बाद इंजेक्टेबल्स यूज करिए। तो ये आपका 1 साल तक के बच्चों का जो इम्यूनाइजेशन था वो हो गया। नाउ जो 1 साल से बच्चे बड़े होते जाएंगे उनको टीके आगे बदलते जाएंगे, यानी कि जिन बच्चों का पूरा टीकाकरण हम कर चुके हैं 9 से 12 महीने तक का, उन बच्चों को 16 से 24 माह की आयु पर MR2 का टीका लगना है, JE2 का जो हमारा सेकेंड डोज है वो लगना है, DPT का फर्स्ट बूस्टर लगना है। पेंटावेलेंट की उम्र है 1 साल, पेंटावेलेंट 1 साल के बाद हम नहीं देते हैं।
तो उसके बाद जब बूस्टर लगाना होता है तो उसमें हमें डीपीटी के ही टीके लगाने की आवश्यकता है। बाइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन भी हम 16 से 24 महीने पर देंगे, और साथ में विटामिन ए की दूसरी खुराक हम देंगे। विटामिन ए की पहली खुराक मीजल्स रूबेला के साथ में, और दूसरी खुराक हम उनके जो सेकेंड डोज है उसके साथ में हम देते हैं। इसके बाद हर 6 महीने पर जो अभियान चलता है, चाहे उसको हम बाल स्वास्थ्य पोषण माह कहें या विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम कहें, उस अभियान के अंतर्गत हम सारे बच्चों को विटामिन ए पिलाते हैं। अगर इतना टीकाकरण हमने पूर्ण कर लिया है तो 5 साल तक अब इसको और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, एक्सेप्ट विटामिन ए की जो रिमेनिंग डोजेस है 6-6 महीने के अंतर पर। और फिर 5 साल के बाद 5 to 6 ईयर के बीच में आपको डीपीटी का बूस्टर देना है, सेकेंड बूस्टर ऑफ डीपीटी। फिर आप 10 साल के जब बच्चा हो जाएगा तब उसको टीडी का टीका, जिसमें टिटनेस और डिप्थीरिया एंटीजन होता है, और इसी तरह से 16 साल की आयु पर टीडी का एक टीका दे देंगे। तो इस तरह से आपका जो बच्चे का टीकाकरण है वो कंप्लीट होगा, और जिस बच्चे का टीकाकरण कंप्लीट होगा वो बच्चा अपेक्षाकृत अन्य बच्चों से ज्यादा सुरक्षित होगा। हर्ड इम्यूनिटी भी एक कंसेप्ट है कि जितने ज्यादा बच्चे समुदाय में टीकाकरण जिनको मिलेगा वो एक तरह का प्रोटेक्शन उन बच्चों को भी देंगे जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है, जो थोड़ा सा खान पान में कमजोर हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक बच्चों का, रादर 100% बच्चों का इम्यूनाइजेशन आवश्यक है। और अगर हम 95% तक बच्चों को इम्यूनाइज कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर चाहे वो मीजल्स रूबेला हो उसका एलिमिनेशन हम कर सकेंगे, या अन्य जो बीमारियां हैं उनको भी कम कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वीमेन जो हमारी हैं उनको हम टीडी के 2 टीके देते हैं। पहला टीका गर्भ का पता चलते ही, और दूसरा उसके 4 सप्ताह बाद 1 महीने के अंतराल पर जो हमारा सत्र पड़ता है उसमें। ऐसी महिलाएं जिन्होंने पिछले 3 साल के भीतर पहले भी एक बार वो प्रेग्नेंट हुई थी, एक बच्चे को डिलीवर किया था और उस समय उनका टीकाकरण पूर्ण किया गया था, उन गर्भवती महिलाओं को हम केवल एक बार टीका देते हैं जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है, और उसको हम टीडी बूस्टर कहते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि जेई जो है वो हमारे पूरे प्रदेश में नहीं चल रहा है, केवल 38 जनपदों में चल रहा है। और जो बूस्टर है टीडी का वो उन महिलाओं के लिए है जिनका कि बच्चा पिछले 3 साल में पहले भी मतलब उन्होंने डिलीवर किया है, बच्चा गर्भवती हुई हैं। और एक बात हम कहते हैं कि 5 साल 7 बार। 5 साल 7 बार का मतलब अगर 5 साल की आयु तक एक बच्चा 7 टाइम्स हेल्थ वर्कर्स के कांटेक्ट में आता है तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर जो बनाया है मैंने अभी, उससे उसको वो सारे एंटीजन सही समय पर मिल जाएंगे और वो बच्चा ज्यादा सुरक्षित रहेगा। ध्यान ये रखना है कि जो भी टीकाकरण तालिका है वो सही समय पर वो सारे टीके उस बच्चे को मिल जाए या माँ को मिल जाए। ये शेड्यूल प्रेग्नेंट वीमेन के लिए है, हमारे डॉक्टर्स और हमारा स्टाफ जानता है, लेकिन एक बार आपको दोहराने के लिए, टीडी का पहला टीका एज अर्ली एज पॉसिबल। और यहाँ पर मुझे कई बार जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो देखता हूँ कि गर्भवती माताओं को हम कहते हैं कि भाई 3 महीने बाद आना, तो वो गलत है। हमें 3 महीने तक वेट नहीं करना है। दिस वैक्सीनेशन शुड बी एज अर्ली एज पॉसिबल इन प्रेगनेंसी। क्यों? इसलिए कि यदि अनफॉर्चुनेटली कभी गर्भपात भी हो जाए तो भी तो टिटनेस का खतरा होगा, और ये टीडी का टीका उसमें भी हेल्पफुल होगा। इसलिए कदापि विलंब ना करें, टीडी का टीका जैसे ही महिला गर्भवती हो तुरंत लगवाएं, और टीडी का जो सेकेंड डोज है वो उसके 4 सप्ताह बाद लगवाएं, और जो बूस्टर है वो उन महिलाओं को लगवाएं जिन्होंने पिछली प्रेगनेंसी 3 साल के भीतर ही उनकी थी और उनके टीकाकरण कंप्लीट हुआ है। ये टीकाकरण हम 5.5 ml की डोज देते हैं। इंट्रामस्कुलर जो है ऊपरी बाह में, किसी भी बाह में आप लगा सकते हैं। अब बच्चों की बात कर लेते हैं। तो बच्चों में जो टीका है वो हम देते हैं सबसे पहला बीसीजी। रादर अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो हम सबसे पहला टीका हेपेटाइटिस बी को रखना चाहेंगे, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की जो लिमिटेशन है वो अगर आपने 24 घंटे के भीतर संस्थागत प्रसव में दे दिया तभी वर्टिकल ट्रांसमिशन को ये रोकेगा।
इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हेपेटाइटिस बी को एज अर्ली एज पॉसिबल दें, और एज अर्ली एज पॉसिबल मतलब विद इन 24 आवर्स थे। बीसीजी भी अगर आप संस्थागत प्रसव हुआ है तो अगर पहले 24 घंटे में दे दें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गर्भवती महिला या उसके परिवार वाले लोग उसको रोकना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए। तो अगर आपने उसको वेट कराया कि नहीं साहब हम 48 घंटे बाद देंगे या कुछ समय बाद देंगे, तो हो सकता है बाय दैट टाइम वो अस्पताल छोड़ दे। तो इसलिए मेहरबानी करके बिल्कुल विलंब ना करें, बीसीजी का टीका भी तुरंत लगा दें और बाईवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन भी तुरंत 2 बूंद पिलवा दें। ध्यान देने की बात यह है कि नॉर्मली जब हम लोगों ने पहले किताबों में पढ़ा था तो 0.1 ml डोज होती थी बीसीजी की। अब थोड़ा सा फर्क हुआ है, और वो फर्क है कि अगर पहले 1 महीने में ये टीका लग रहा है, चाहे वो संस्थागत प्रसव में 24 घंटे के भीतर ही लग रहा है, छुट्टी होने से पहले लग रहा है, या 1 महीने के भीतर लग रहा है, तो ये खुराक 0.1 ml की आधी हो जाएगी, 0.05 ml हो जाएगी। और अगर 1 महीने से बड़ा बच्चा है तो 0.1 ml ही पूर्वत रहेगी। 0.05 ml इसलिए कर दिया गया है कि ये उस बच्चे के लिए पर्याप्त है, और बच्चे की त्वचा बहुत मुलायम होती है, वो फट भी जाती थी इंट्राडर्मल जब हम टीका लगाते थे। ये टीका हम लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं और इसका निशान पड़ता है, एक छोटा सा ये दाना सा पड़ता है, उभरता है, पकता है। तो पेरेंट्स को ये भी बताना जरूरी है कि थोड़ा सा पकेगा, उससे वो घबराएं नहीं और उस पर कोई बीटाडीन या कोई और दवाई ना लगाएं। हेपेटाइटिस बी इंट्रामस्कुलर देते हैं 0.5 ml, ये बाई जांग में हम लगाते हैं एंटीलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में, और बाइवेलेंट दवाई जो है वो हम ओपीवी ओरल पिला रहे हैं। 6, 10 और 14 सप्ताह पर फिर से हम बाइवेलेंट ओपीवी पिलाते हैं और इसकी 2 बूंदें हम देते हैं मुंह के द्वारा। पेंटावेलेंट भी 3 बार देनी है, 6 से 10 और 14 सप्ताह पर, ये इंट्रामस्कुलर देते हैं और इसको लगाया जाता है लेफ्ट मिड थाई में। मैं रिपीट करना चाहूंगा कि पहले कूल्हे में टीके लगने की आदत थी, अब कूल्हे में टीके नहीं लगते हैं। छोटे बच्चों को जो टीके लगने हैं वो उनको जांग में एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट में लगने हैं, और लेफ्ट मिड थाई इज द प्लेस फॉर पेंटावेलेंट 1, पेंटावेलेंट 2 एंड पेंटावेलेंट 3। अगेन रोटावायरस की तीनों डोज ओरल देनी है और 6, 10 और 14 सप्ताह पर देनी है। 1 साल की आयु तक दी जा सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, इस प्रेजेंटेशन को हम लोग YouTube पर डाल देंगे और आपके लिए बाद में भी ये उपलब्ध रहेगा। आप पूरा प्रेजेंटेशन हमारा जो नेशनल हेल्थ मिशन का चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी जो उसमें पड़े हुए हैं वीडियोस उनको देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन ऑल्सो अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स। FIPV का जो टीका है वो हमारा IPV, वो हम 6 और 14 सप्ताह पर देते हैं और राइट अपर आर्म में ये टीका लगाया जाता है। ये इंट्राडर्मल होता है, जैसे BCG का टीका लगता है वैसे इंट्राडर्मल होता है। PCV का बूस्टर 1 और 2, PCV 1 और 2 और बूस्टर जो है वो हम 6 सप्ताह पर, फिर 14 सप्ताह पर, फिर 9 महीने के अंतराल पर देते हैं। इसमें जो ये डिफरेंस ऑफ टाइम है वो हमें रखना जरूरी है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर मीजल्स रूबेला का टीका हम सबक्यूटेनियस देते हैं राइट अपर आर्म में जब 9 महीने का ये बच्चा कंप्लीट हो जाता है। 9 से 12 महीने का टाइम इज द अप्रोप्रिएट टाइम। इस टीके को हम 5 साल तक की आयु तक दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हम लिख रहे हैं कि आप ज्यादा उम्र तक टीके दे सकते हैं, वो केवल एक्सेप्शंस हैं। जब आपका टीका किसी भी कारण से नहीं लग पाया है तब आपको ये अधिकतम आयु बताई गई है, अन्यथा टीकाकरण की सही आयु पे अगर हम टीकाकरण करते हैं तभी ये बच्चा ज्यादा सुरक्षित है। हो सकता है कि आपने टीका लगाने में विलंब किया हो, तब तक इसको दोबारा इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन मिल चुका हो। जेई की भी फर्स्ट डोज हम 9 कंप्लीट महीने पर देते हैं, 9 से 12 महीने के बीच में। 0.5 ml है, पहले ये अन्य जगह दिया जाता था बट अब हम इसको इंट्रामस्कुलर और लेफ्ट साइड ऑफ मिड थाई में ही देते हैं। इसी के साथ में MR और जेई के साथ में ही हम विटामिन ए पिलाते हैं, और मैंने पहले भी बताया कि 1 ml जिसमें कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए होता है उसको हम ओरली पिलाते हैं, और बेहतर है कि पहले हम विटामिन ए पिलाएं उसके बाद मीजल्स रूबेला और जेई की डोजेस दें। जेई वैक्सीन केवल 38 जनपदों में कार्यरत है, वो सभी जगह नहीं चल रही है। पेंटावेलेंट हम 1 साल की आयु तक देते हैं। जिन बच्चों में पेंटावेलेंट शुरू किया गया है,
अगर उनका थर्ड डोज नहीं लगा और साल भर से ऊपर हो गया, या सेकंड डोज नहीं लगा, साल भर से ऊपर हो गया, तब तो पेंटावेलेंट दिया जा सकता है 16 महीने तक, क्योंकि 16 महीने के बाद आपका डीपीटी शुरू हो जाता है। अदरवाइज यू विल हैव टू कंटिन्यू विद डीपीटी। लेकिन अगेन एंड अगेन आई विल से कि जो कुछ भी आपको देना है वो सही आयु पर दिलवाना बहुत महत्वपूर्ण है। उसको हम अगर विलंब करेंगे तो उसका उतना फायदा नहीं होगा। पीसीवी और एफआईपीवी यानी कि जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है और फ्रैक्शनल डोज ऑफ इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, इन दोनों के बीच में कम से कम 8 सप्ताह का अंतर होना आवश्यक है, तो ये जरूर ध्यान रखें। फिर 16 से 24 माह पर हम बूस्टर फर्स्ट देते हैं 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटीरो लिटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में। एमआर की सेकेंड डोज राइट अपर आर्म में देते हैं 16 से 24 महीने पर 0.5 ml सबक्यूटेनियस ही देते हैं। बूस्टर जो ओपीवी का है वो ओरल देना है 16 से 24 महीने पर, और जेई का बूस्टर भी हमें 0.5 ml इंट्रामस्कुलर देना है बाईं जांघ में। विटामिन ए की खुराक 2 ml अब हो जाएगी 1 साल से बड़े बच्चे में, और टोटल 9 खुराकें दी जाती हैं। पहली 2 खुराक एमआर के साथ में, शेष खुराक 6 महीने के अंतराल पर। 5 से 6 वर्ष की आयु पर डीपीटी का बूस्टर 0.5 ml अपर आर्म में, और टीडी हम 10 साल और 16 साल के लड़के और लड़कियों दोनों को देते हैं इंट्रामस्कुलर अपर आर्म में। इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि कोशिश करें कि जो हमारा सभी चीजें समय पर दी जाएं। मीजल्स रूबेला की जो वैक्सीन है, अगर 12 महीने से ऊपर हो जा रहे हैं तो उस स्थिति में आप कम से कम 1 महीना का गैप करके 2 डोज दे सकते हैं। हो सकता है 1.5 साल पर आए, 2 साल पे आए, तो जब बहुत बूस्टर की उम्र से भी, मतलब सेकेंड डोज की उम्र से भी आगे निकल जाता है, तो उस समय आपको पहला डोज और 1 महीने बाद दूसरा डोज भी देने की आवश्यकता होगी। इसी तरह से जेई भी कभी कभी विलंब हो सकता है, लेकिन मीजल्स रूबेला और जेई में यह फर्क है कि मीजल्स रूबेला तो आप 1 महीने के अंतराल पे लगाएंगे, मगर जेई के बीच में 3 महीने का अंतराल करना आवश्यक है। एक साइट पर 2 इंजेक्शन देने की भी आवश्यकता पड़ती है कभी कभी, जैसे जेई का टीका और डीपीटी का बूस्टर जो हम लगा रहे होते हैं, वो दोनों को ही अभी मैंने बताया कि इंट्रामस्कुलर हैं और एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट थाई में, मिड थाई में लगाना है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो 2 इंजेक्शन लगाने हैं वो थोड़ा सा 1-1.5 इंच का डिस्टेंस करके अगर हम लगाएंगे, 3 उंगलियों बीच में रख लीजिए, उससे अंदाजा लग जाएगा कि कितनी दूरी होगी, 2-3 अंगुल का, उस दूरी पर हम इसको लगाएंगे। और विटामिन ए की जो तीसरी से नवी खुराक है वो हम 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों के बीच देते हैं, और ये हमारे आईसीडीएस विभाग के सहयोग से दी जाती हैं। जो हमारा विटामिन ए सप्लीमेंटेशन का जून और दिसंबर में कार्यक्रम चलता है, अभी भी हमारा जो जून अभियान था इस बार थोड़ा सा लेट हो गया, तो हम उस अभियान को रन कर रहे हैं फ्रॉम 3 अगस्त। पेंटावेलेंट में 4 सप्ताह से ज्यादा का गैप की आवश्यकता नहीं है, ओपीवी में 4 सप्ताह से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात यह है, कई बार बच्चों के टीके में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है फर्स्ट और सेकंड डोज या सेकंड और थर्ड डोज के बीच में, तो आपको कोई भी डोज रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जो डोज लग चुकी है वो डोज लग चुकी है, आपको उसके आगे बढ़ना है। ये एक चित्र दिखा रहा है कि हमारे टीके कहाँ कहाँ लगते हैं, कौन से हाथ में कौन सा टीका लगना है, ये सारी तस्वीर आपको दिखा रही है। मैंने बताया कि जेई और पेंटावेलेंट आपको लगाना है बाईं जांघ में। अगर बच्चा 9 महीने का हो गया है और तब तक कोई भी टीका नहीं लगाया है, तो बीसीजी, ओपीवी, रोटा वायरस, पेंटावेलेंट, पीसीवी, एमआर, जेई, विटामिन ए, जितनी भी ये एंटीजेंस और विटामिन ए है वो सब एक साथ दिया जा सकता है। लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, हमें एडवोकेसी करके माँ बाप को समझा के सही समय पर टीके लगवाने चाहिए। वैक्सीन देने का जो तरीका है वो ये है कि पहले ओरल वैक्सीन दे दीजिए और उसके बाद आप उनको इंजेक्टेबल्स वैक्सीन दे दीजिए। अगर आप ओरल पहले देंगे तो रोएगा नहीं बच्चा, और इंजेक्टेबल देने के बाद रोने लगेगा तो ओरल देने में मुश्किल आएगी। तो ये हमने एक चित्र में आपको दिखाया है कि कैसे आप अपना शेड्यूल मेंटेन करेंगे, कौन सी एंटीजन पहले देंगे, कौन सी बाद में देंगे। 4 की मैसेजेस हमारी एएनएम्स देती हैं। जो टीका लगाने के बाद हमारी एएनएम्स हैं वो 4 संदेश देती हैं।
और ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि कौन सा टीका हमने लगाया है और किस लिए लगाया है। जैसे बीसीजी का टीका हम लगाते हैं टीबी से बचाने के लिए, पोलियो का चाहे वो आईपीवी लगा रहे हो चाहे ओपीवी दे रहे हो, ये हम लगाते हैं पोलियो के लिए। तो ये बताना पेरेंट्स को जरूरी है कि उनके बच्चे को टीका कौन सा लगा। हमें लगता है अरे भाई पढ़े लिखे तो है नहीं, क्यों बताएं, लेकिन उन्हें बताना जरूरी है। हम अगर उनको पढ़ाएंगे, उन्हें बताएंगे, तो अवेयरनेस बेहतर होगी। अगली बार कब आना है इसके बारे में उन्हें बताएं कि 4 सप्ताह बाद, या अगर बूस्टर के लिए आना है तो कितनी भी अवधि के बाद आना है, वो डेट उनको आइडेंटिफाई करके बताएं। और हम लोगों ने अभी एक रूटीन इम्यूनाइजेशन चक्र भी हमने उनको दिया है, टीकाकरण चक्र, तो वो चक्र भी इस्तेमाल करके आशाएं उनको गाइड कर सकती हैं कि कब उनको आना है। और आप तो हमारे एमसीपी कार्ड में समझ के भी बता सकते हैं। कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स लाइक बुखार आ जाना, इंजेक्शन की साइट पर दर्द होना, सूजन हो जाना, लालामी हो जाना, इस तरह की हो सकती हैं। तो पेरेंट्स को अवेयर जरूर करें कि ऐसी कोई समस्या अगर होती है तो घबराएं नहीं, और उनको साथ में पैरासिटामोल का सिरप दिलवाइए, ताकि अगर किसी को बुखार आ जाए, दर्द हो रहा है, तो उस बच्चे को उस दर्द से राहत मिले। कोई इसमें आनंद नहीं आएगा कि बच्चे को दर्द हो, इसलिए पैरासिटामोल का सिरप हर एंटीजन के साथ में जो एईफाई के प्रबंधन के लिए जरूर दें। और उनको जो वैक्सीनेशन कार्ड आप एमसीपी कार्ड देते हैं, जो मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड है, वो उपलब्ध कराएं, ताकि वो उस कार्ड पर डिटेल को पढ़ के अगली बार भी आ सकें। एमसीपी कार्ड काफी इलेबोरेट है, उसमें बहुत सारी जानकारी न्यूट्रिशन से संबंधित भी है और भी बच्चों की ग्रोथ के लिए भी है। तो आप उसको अगर देंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प देम। और ये मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों को टीका अगर हल्की फुल्की बीमारी है तब भी दिया जा सकता है। थोड़ा अगर बुखार आ रहा है, थोड़ा डायरिया हो रहा है, आई शुड नॉट से कि डायरिया, लेकिन अगर दस्त मान लो लेटरिन जो है एक की जगह 2 या 3 बार जा रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि यदि बच्चा गंभीर रूप से बीमार है, हमने पोलियो के दौरान देखा कई बार लोगों ने कहा सर मेरे बच्चे की तो पसली चल रही है, बहुत दिक्कत है और निमोनिया है, और वास्तव में भी हो रहा था, और लोगों ने ड्रॉप पिला दी, बाद में डेथ हो गई उस क्रिटिकली इल चाइल्ड की। तो सारा ब्लेम आता है आपकी एंटीजन पर। तो प्लीज क्रिटिकली इल, जो बहुत ही टर्मिनली इल बच्चे हैं, बहुत ही मालनरिश्ड हैं, जिनमें आपको लगे कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा वेट कर लें, तब हम टीकाकरण करें, उनको विलंब से टीकाकरण करना बेहतर होगा। अन्यथा अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो उसका सारा जो श्रेय ही कहेंगे, जो एक तरह से बैड नेम जो है वो हमारे उसमें जाएगा। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो हमें दिखाती हैं कि हम ओरल दवाई दे रहे हैं या हम जो है इंट्राडर्मल दे रहे हैं। इंट्राडर्मल में हम त्वचा की बिल्कुल ऊपरी सतह में देते हैं, 15 डिग्री के एंगल से इंजेक्शन लगाते हैं। हम सबक्यूटेनियस देते हैं तो ये हमारा जो इंजेक्शन है वो थोड़ा सा 45 डिग्री के कोण पर हो जाता है। जब हम इंट्रामस्कुलर देते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री के कोण पर वर्टिकली इंजेक्शन हम देते हैं। तो इस तरह से हम इंजेक्शन लगाते हैं। कुछ सवाल लोगों के मन में आते हैं और उन सवालों को मैं जरूर लेना चाहूंगा कि वो सवाल ये आते हैं कि 9 महीने की उम्र हो गई है और कोई टीका नहीं लगा। मैंने पहले भी कहा ऐसी अवस्था नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई पहले विरोधी रहा हो, कोई जानकारी नहीं हो पाई। माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, अगर किसी बच्चे का कोई भी टीका नहीं लगा है, वी कैन एडमिनिस्टर ऑल द एंटीजेंस इमीडिएटली साइमल्टेनियसली। तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप दे सकते हैं। सबकी साइट अलग अलग हैं और सब दे सकते हैं। जो ओरल चीजें हैं वो ओरल दीजिए और पहले उसके बाद बाकी टीके लगाइए। दूसरा है कि अगर बच्चा जो है वहां पर आ रहा है, has been vaccinated is brought at 1 to 5 years of age, क्या हम दें? 1 से 5 साल पर आ रहा है, यानी कि जो 1 साल तक के सारे टीके लगे हुए हैं, तो अब आपको उसकी जो 1 साल तक के टीके नहीं लगे हुए हैं तो आपको डीपीटी और ओपीवी का बूस्टर देना पड़ेगा, क्योंकि अब पेंटा जो है वो आपकी उम्र निकल चुकी है, जो पीसीवी है उसकी उम्र निकल चुकी है, रोटा है उसकी उम्र निकल चुकी है। तो अब आपको डीपीटी से स्टार्ट करना पड़ेगा और डीपीटी ओपीवी फर्स्ट डोज देंगे, फिर एमआर और जेई की फर्स्ट डोज देंगे, फिर विटामिन ए की फर्स्ट डोज देंगे। और यहाँ पर विटामिन ए की डोज चूंकि बच्चा 1 साल से ऊपर का हो गया है तो 2 ml हो जाएगी। 9 से 12 महीने पर विटामिन ए 1 ml है। 12 महीने से ऊपर के किसी भी बच्चे को 5 साल तक या बड़ों को भी हम जो विटामिन ए देते हैं दैट इज 2 ml। और अब आपको डीपीटी की ही 3 खुराकें देनी पड़ेंगी। मीजल्स रूबेला की सेकंड खुराक आप जब उसका सेकंड बूस्टर ड्यू हो जाएगा तब आप देंगे, या 1 महीने के अंतराल पर देंगे। और विटामिन ए आपको नॉर्मली 6 मंथ्स के गैप पर देनी है। ये अन्य चीजें हैं कि डीपीटी और ओपीवी जो है वो 1 महीने के अंतर पर दें, MR2 आप शेड्यूल के हिसाब से 1 महीने के अंतर पर दें, और जेई जो है वो
जेई में आपको 3 महीने का गैप रखना जरूरी है। ओपीवी और डीपीटी का जो बूस्टर है उसमें 6 महीने का गैप रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा है जिसका कभी टीकाकरण नहीं हुआ और 5 साल से भी बड़ा है, हालांकि ऐसी तस्वीरें बहुत रेयर होती हैं, फिर भी अगर आपके पास आता है तो 3 डोज ऑफ डीपीटी एट 1 मंथ इंटरवल उसको दे दीजिए। फिर 6 महीने बाद आप डीपीटी का उसको बूस्टर दे दीजिए। और डीपीटी 3 का जो बूस्टर है वो बूस्टर आप दे सकते हैं 7 साल की उम्र तक। 6 साल 5 से 6 साल हमने कहा है कि डीपीटी का बूस्टर देते हैं, तो 7 ईयर से कम उम्र तक आप डीपीटी का बूस्टर दे सकते हैं। और 1 डोज जेई वैक्सीन की भी देनी चाहिए, क्योंकि जेई वैक्सीन हम 15 साल तक दे सकते हैं अगर किसी बच्चे को कोई भी डोज नहीं मिली हुई है। लेकिन मीजल्स रूबेला के लिए अब उम्र निकल चुकी है, दैट चाइल्ड इज मोर देन 5 ईयर्स। अगर 7 महीने का बच्चा है और किसी बच्चे को आपने मीजल्स रूबेला की वैक्सीन दे दी, ऐसा आमतौर से नहीं होता, लेकिन जब कभी आउटब्रेक्स होते हैं तो हम कहते हैं कि जो भी बच्चे अप्रशिक्षित हैं उनको मीजल्स रूबेला दे दिया जाए। तो अगर किसी बच्चे को 7 महीने पर मीजल्स रूबेला दिया गया है तो इस बच्चे को मीजल्स रूबेला का टीका 9 महीने पे दोबारा देना पड़ेगा और सेकेंड डोज 16 से 24 महीने पर फिर देनी पड़ेगी, क्योंकि 9 महीने से कम आयु पर माँ के शरीर से जो एंटीबॉडीज मिली होती हैं वो इस बच्चे की जो आपने एंटीजन्स दिए हैं उनके अगेंस्ट में काम करेंगी और ये बेकार हो चुका होगा। इसलिए 9 महीने पर इसको बूस्टर 9 महीने पर मीजल्स रूबेला का टीका देना जरूरी है। विटामिन ए की जो बॉटल्स है वो हमारे सेशंस पर रखी होती हैं, कब तक उसको यूज कर सकते हैं? विटामिन ए की बॉटल को 8 सप्ताह तक यूज कर सकते हैं और इसके लिए हर बॉटल के ऊपर जब खोलते हैं तो डेट डाल दी जाती है। हमें 2 चीजें ध्यान रखनी है, पहली चीज एक्सपायर हुई ना हो और दूसरी चीज बॉटल को खोलने के बाद 8 सप्ताह से ज्यादा का समय ना हुआ हो। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि विटामिन ए की बॉटल जो है वो अंबर कलर की होती है, इसलिए कि इसमें जो डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है तो विटामिन ए खराब होने का डर रहता है, इसलिए उससे बचाना आवश्यक है। साथ में एक मेजरिंग स्पून दी गई है, उसमें 1 ml और 2 ml का निशान होता है। ये जरूर ध्यान रखें कि बच्चे को अगर 9 से 12 महीने का बच्चा है तो 1 ml और अगर 12 महीने से 5 साल तक का बच्चा है तो 2 ml विटामिन ए अवश्य मिल जाए। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करना चाहूंगा। मैंने कहा था कि 95% का कवरेज किया जाना बहुत आवश्यक है और 95% का लक्ष्य हम तभी पा सकते हैं जब हमारा लक्ष्य 100% हो। तो इफ यू आर नॉट टारगेटिंग फॉर 100% वी कैन नॉट अचीव 95%। इसीलिए मैंने कहा है कि लेट अस कमिट टू अचीव 100% फुल इम्यूनाइजेशन। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर विकास गुप्ता जो कि आपको प्लान के बारे में समझाएंगे कि कैसे माइक्रो प्लान बनाए जाते हैं, कैसे आपको आगे काम करना है। ये प्रशिक्षण हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो अर्बन पीएससीज पे काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी तक आप शायद संभवतः केवल ओपीडी सर्विसेज दे रहे थे और केवल ओपीडी सर्विसेज पर्याप्त नहीं है अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए, हमें नियमित टीकाकरण को भी करने की जरूरत है और वो जिम्मेदारी भी आपके टीओआर में भी निहित है और आपके मतलब एक नैतिक दायित्व में भी आता है। इस लिहाज से हम आपसे अपेक्षा करेंगे इस बार के जो माइक्रो प्लान्स बने हैं वो आपके यूपीएचसी वार बने हैं और हम ये जरूर चाहेंगे अगर बहुत नहीं तो कम से कम आप हर बुधवार या शनिवार को होने वाले एक सेशन को जरूर देख लें। आपके यहाँ 4 या 5 एएनएम्स हैं, उनमें से अगर आपने एक को भी एक बार देखा तो आप 4 बार में चारों एएनएम को कवर कर लेंगे और आपको फील आएगा कि हमारी एएनएम्स क्या मेहनत कर रही हैं और वास्तव में वो बहुत जो हमारी एएनएम्स और हमारी आंगनवाड़ी हैं और आशाएं हैं खासतौर से बहुत एफर्ट्स कर रही हैं। इन एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है, उनको कैपेसिटी बिल्ड करने की आवश्यकता है। तो आपकी एक विजिट, चाहे वो हमारे आरआई के कोऑर्डिनेटर्स हों, चाहे कंसल्टेंट्स हों, चाहे डिप्टी सीएमओ साहब हों या एसीएमओ साहब हों या मेडिकल ऑफिसर्स हों, और अभी हमारे नेटवर्क में सीसीपीएम्स भी आ गए, सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर्स, उनसे भी अपेक्षा है कि वो भी सत्रों को मॉनिटर करें। और आज इसमें बहुत डिटेल में अभी बात होगी आगे सपोर्टिव सुपरविजन की, तो उसमें बात करेंगे। डॉक्टर सलील श्रीवास्तव साहब जो हमारे जीएम एनयूएचएम है वो भी लास्ट में आपको बताएंगे कि ये कितना महत्व है और कैसे हमें करना है। सो ओवर टू डॉक्टर विकास गुप्ता नाउ फॉर माइक्रो प्लानिंग।
धन्यवाद सर। मेरी स्क्रीन विजिबल है? या विकास, आपकी स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है और आपकी आवाज भी अच्छी आ रही है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो अभी जो है हमारे जीएमआरआई साहब ने जो है बताया कि किस प्रकार से हमें बच्चों को टीकाकरण किस अवस्था में और कैसे देना है। तो इसका दूसरा चरण हम चलते हैं कि टीकाकरण देने के लिए हमें एक कार्य योजना जो है अपनी बनानी पड़ेगी। और जैसा कि बताया गया है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र को लेके है कि उसका हम टीकाकरण सुदृढ़ीकरण कैसे करें। तो जो हमारा माइक्रो प्लान है, जिसे हम सूक्ष्म कार्य योजना कहते हैं, ये एक बेसिस है आपकी एंश्योर्ड डिलीवरी का कि जो हमारे पास नियमित है। और यदि आपकी यूपीएससी पे या प्लानिंग यूनिट पे एक संपूर्ण माइक्रो प्लान आज की तारीख में अनुदान जो है माइक्रो प्लान अगर उपलब्ध है, तो वो ये भी दर्शाता है कि आप जो है तैयार हैं जो हमारी यूआईपी की जो सर्विसेज हैं उनको अपनी कम्युनिटी को देने के लिए। माइक्रो प्लान जो है वो साल में जो है 2 बार जो है रिव्यू होता है, और प्रत्येक और इसके अंदर जो है आपका कैचमेंट एरिया यानी कि कौन सी पॉपुलेशन और कौन सी बेनिफिशियरी को आपको कैटर करना है अपने यूपीएससी के द्वारा या एनएम के एरिया के द्वारा, वो इसमें लिखा हुआ होता है ताकि हमारे लेफ्ट आउट और ड्रॉप आउट जो होते हैं वो हम मिनिमाइज कर सकें। अर्बन जो है माइक्रो प्लानिंग को लेके तो पिछले विगत कुछ वर्षों में जो है इसके ऊपर काफी कार्य हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में। और जैसा कि आप लोगों से बातचीत होने के पश्चात कुछ बिंदु मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे को दिक्कत आती है वो है एरिया डिमार्केशन की। हमारे को अर्बन एरिया के अंदर जो वार्ड्स हैं या जो यूपीएससी के बीच के जो एरिया है या 2 एनएम के बीच का एरिया है या जो एरिया शहर के साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है जिसे हम पेरी अर्बन एरिया कहते हैं, इनका डिमार्केशन का भी अभाव है। जो डॉक्टर विकास, बेनिफिट सर्वे। डॉक्टर विकास, आई लाइक टू इंटरप्ट। कुछ पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं और शायद सही भी कह रहे हैं, आपकी आवाज में शायद नेटवर्क का कुछ इश्यूज हैं, तो प्लीज अपने नेटवर्क को चेक कर लीजिए। और सर मुझे आपकी आवाज पूरी आ रही है। नहीं नहीं, आपको मेरी आ रही है, बट आपकी या तो अपना वीडियो आप ऑफ कर लीजिएगा। आई डोंट नो, थोड़ा सा आपकी आवाज क्रैक कर रही है। अच्छा, अब आ रही है सही? राइट राइट, प्लीज। तीसरा जो इशू है वो जो हमारे यहाँ पे मैन पावर का अभाव है। जो हमारे यहाँ घुमंतू लोग हैं जिनको हम कंस्ट्रक्शन साइट्स या जो हमारे स्लम एरिया हैं या जो हमारे अति जोखिम वाले क्षेत्र जिनको एचआरए के रूप में हम लोगों ने पोलियो के अभियान में चिन्हित किया हुआ है, उन एरियाज का हमारा समावेश नहीं हुआ है। जो हमारे सेशंस हैं वो हमारे हैफेजर्डली जो है वो होते हैं कुछ क्षेत्रों में। जो मिस्ड एरियाज हमारे जो हैं, अब चूंकि एक्सपेंडिंग एरिया है वो एरिया बढ़ता जा रहा है तो वहां पर कई एरिया हमारे छूट जाते हैं। सुपरविजन हमारा नहीं हो पाता है। मैन पावर का हमारा इशू है, एनएम की वैकेंसी है, आशा या लिंक वर्कर हमारे को नहीं मिलते हैं। सेशन साइट्स का भी एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है कि अर्बन में हमारे को समुचित जगह नहीं मिल पाती है जहां पर कि हम अपना सेशन लगा सकें। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन एरियाज में जहां पर कि अवेयरनेस का भी जो है अभाव है, और किस वक्त कहाँ पर जो है हमारा टीकाकरण होगा उसकी भी जानकारी हमारे क्षेत्र में नहीं होती है। एक महिला आरोग्य समिति है उसका भी हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं पूरा शायद, और ट्रेनिंग के इश्यूज। दूसरा जो है एईफाई या जो मिथ हमारे जो कम्युनिटी में होते हैं उनका हम एड्रेस करने में है हमारा जो है समय बहुत लग जाता है। और ये लिस्ट आपके जिले के अनुसार जो है इसमें और भी जुड़ सकते हैं तथ्य, ये केवल एक मेजर मेजर मोटे मोटे बिंदु हैं। तो कार्य योजना के लिए जो हमारे मोटे मोटे प्रिंसिपल्स हैं हम उन पे बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि हमें कोई नया कार्य योजना नहीं बनानी है। आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्लान है आप उससे शुरुआत कीजिए, उसको रिव्यू कीजिए और देखिए उसमें समस्त जो हमारे अवयव हैं वो उसमें इंक्लूड है या नहीं है। आप अपने एग्जिस्टिंग माइक्रो, जैसे कि आपके पीएससी पे कितने लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन को केटर करते हैं, कितने आपका जो है टारगेट है, कवरेज डेटा एचएमआईएस की कवरेज आपकी क्या कह रही है। दूसरा मॉनिटरिंग डेटा, आपके यहाँ पे इम्यूनाइजेशन पार्टनर्स हैं या आप लोग भी हैं मॉनिटरिंग करते हैं, उसमें जो क्षेत्र निकल के आते हैं जिसमें कि कम
जो है कवरेज है या कोई छूटे हुए क्षेत्र निकलते हैं, उन सभी डाटास को आप रखते हुए अपने प्लान को देखें। अपनी एनम के साथ जो हमारी आशा आंगनवाड़ी या लिंक वर्कर हैं उनके साथ बैठकर चर्चा करें और उस माइक्रो प्लान को हम अपना अनुनाद कर लें। यूपीएससी पे जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनका बहुत अहम रोल हो जाता है, क्योंकि आप ही हैं उस यूनिट पे जो कि अपने फील्ड टीम को गाइड कर सकते हैं। और इस माइक्रो प्लान को रिफाइन करने में आपका सहयोग और आपका जो कौशल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अपने जो अन्य लोग वहां पे उपलब्ध हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं या इम्यूनाइजेशन पार्टनर्स हैं, उनका भी इसमें आप सहयोग लें। जिले पे जो जिला प्रतिरक्षण अधिकारी और अभी जो है हमारे एक अर्बन नोडल अधिकारी को भी जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश ने हाई रिस्क प्रायोरिटाइजेशन किया है, तो जो भी हाई प्रायोरिटी यूपीएससी एरियाज हैं उनमें जो है वो माइक्रो प्लान का रिव्यू। तो सबसे जरूरी ये है कि माइक्रो प्लान नीचे से बनता हुआ ऊपर आएगा, यानी कि जो सबसे नीचे की कड़ी है अर्बन में वो है हमारी अर्बन एनम एरिया प्रत्येक यूपीएससी पे। तो अर्बन एरिया की जो एनम है वो अपना माइक्रो प्लान बनाएंगी जो कि यूपीएससी पे संकलित होगा, और फिर उसकी सूचना फिर जिले पे और जिले से जो है हमारे शासन स्तर पे एससीपीआईओ साहब को चली जाएगी। तो ये एक चित्र है जिसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रत्येक यूपीएससी में लगभग 3 से 5 एनम होंगी, और एनम एरिया का माइक्रो प्लान ही सबसे महत्वपूर्ण प्लान है जो कि बनेगा। इसमें जितने भी उस क्षेत्र के वार्ड, सब वार्ड, मोहल्ले, कॉलोनी, हाई राइज बिल्डिंग, लो राइज बिल्डिंग, सोसाइटी वगैरह वगैरह जो भी है उसके वो उसमें चिन्हित करें। आशा आंगनवाड़ी या आपके जो लिंक वर्कर्स हैं उनका क्लियर डिमार्केशन कर दें एरिया में, ताकि हमारे को सेशन साइट पता चल जाए और सेशन में कौन सी पॉपुलेशन को हमें रखना है वो उसमें हमारे आ जाएगा। इसमें हमें बेनिफिशियरी कितने हमारे उस क्षेत्र में उनका एस्टिमेशन होता है वो हेड काउंट सर्वे के आधार पे होगा। उस एनम एरिया का मैप बन जाएगा जिसमें कि बाउंड्रीज क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, कम्युनिकेशन या सोशल मोबिलाइजेशन की आवश्यकता जैसे भी आपके क्षेत्र में हो उसके हिसाब से आपका समस्त 3 से 5 एनम का संकलित हो जाएगा, जिसमें कि 2-3 अवयव और जुड़ जाएंगे, जैसे कि अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी का प्लान। आपके क्षेत्र में जो वैक्सीन जाएगी वो कैसे जाएगी उसका रूट प्लान, सुपरविजन का प्लान, और जो इम्यूनाइजेशन का वेस्ट जनरेट होता है, जो इंजेक्शन सिरिंजेस होती हैं उनका डिस्पोजल प्लान, और आपकी स्थान के हिसाब से आईसी या सोशल मोबिलाइजेशन का प्लान, और मास जो महिला आरोग्य समिति है उसकी जो बैठकें हैं, जो उसकी एक्टिविटी है उसका प्लान बन जाएगा। और ये प्लान हमारा यूपीएससी का। हमें 4 चक्र चाहिए। तो पहला जो हमारा स्टेप होगा वो ओरिएंटेशन मीटिंग होगी। जो यूपीएससी पे जो हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं वो एक मीटिंग आहूत करेंगे जब भी उन्हें प्लान को अनुदान करना है। एनम वाइज रिव्यू करें अपने प्लान का, एरिया डिमार्केशन देखें, समस्त एनमओ के बीच में कोई मिस्ड एरिया ना हो, और हेड काउंट सर्वे की प्लानिंग करें, और आशा और लिंक वर्कर को आप ब्रीफ करके जो आपका डिमार्केटेड एरियाज है सेशन वाइज उसमें जो है हम लोग इस प्लान को लागू करेंगे। दूसरा चरण होगा हेड काउंट सर्वे। हेड काउंट का मतलब है अपने क्षेत्र में जाके आशा और आंगनवाड़ी या लिंक वर्कर घर घर जाके भ्रमण करेंगे, और जो लक्षित बच्चे यानी कि 0 से 2 साल तक के बच्चे जो बताए गए हैं और जो गर्भवती माताएं बताई गई हैं उनको चिन्हित करेंगे, उन देंगे, और अपना मैप या अपना सेशन साइट को डिमार्केट कर लेंगे। यह एक्टिविटी अगर सुपरवाइज हो जाए आपके क्षेत्र में तो और बढ़िया, खासतौर से हाई रिस्क एरियाज के अंदर। तृतीय चरण में जब ये हमारा हेड काउंट सर्वे हो गया तो एनम वाइज जो है प्लानिंग मीटिंग कीजिए, जिसमें कि वो समस्त सूचनाओं को एकत्र करके अपना प्लान बनाएंगे, अपना सेशन बनाएंगे, और चरण 4 के अंदर समस्त एनम के प्लान को कंसोलिडेट करके जो हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं उसमें अन्य प्लान जो है सुपरविजन प्लान, वेकेंट एरिया का प्लान, एवीडी वगैरह जोड़ के अपना यूपीएससी का प्लान पूर्ण कर लेंगे। तो इसको हम चरण वाइज लेते हैं। तो इसमें जो सब
सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जैसे मैंने बताया, यूपीएससी के चिकित्सक वहां पर मौजूद हो सकते हैं, सीडीपीओ, आईसीडीएस वगैरह, या इम्यूनाइजेशन पार्टनर, वो आपके साथ मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें यही रहेगा कि जो भी उस क्षेत्र के अंदर अर्बन या पेरी अर्बन एरिया में सेक्टर है, वार्ड है, सब वार्ड है, मोहल्ले हैं, अब आज की तारीख में अपार्टमेंट, सोसाइटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कैंपस जैसे बीएचईएल के हैं, ये सब हमें उसमें अपने चिन्हित करने हैं। माइग्रेटरी एंड नॉन माइग्रेटरी हाई रिस्क सेटलमेंट, जो कि स्लम है, जो आपके कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, नोमैड्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, जहां पर की परिवारों के रहने की संभावना है, उन सभी क्षेत्रों को आप चिन्हित कर लिए अपने में। एनम्स के एरिया को क्लियरली डिमार्केट कर लें मैप के ऊपर, ये सबसे अहम बिंदु है। और मिस्ड एरिया या वेकेंट एरियाज का भी प्लान जो है हम लोग बना लें। और हेड काउंट सर्वे और ड्यू लिस्ट हमें कैसे बनानी है लाभार्थी की, उस पर हम लोग ट्रेनिंग कर लें, यदि हमारी आशा और आंगनबाड़ी प्रथम बार ऐसा कर रही हैं। कम्युनिकेशन प्लान अपने एरिया के हिसाब से डेवलप करें और कैचमेंट एरिया को डिफाइन कर लें कि इस यूपीएससी में किस किस एएनएम का कौन कौन सा कैचमेंट एरिया है, ताकि कोई भी मिस्ड एरिया बीच में ना रहे। तो ये मैं आपको उपकेंद्र का जो है, जिसे हम अर्बन एएनएम एरिया का जो है फॉर्म नंबर 1 दिखा रहा हूं। तो इसमें जो भी आपने एएनएम वार जो भी कॉलोनी के नाम लिखे हैं, उन सभी को आप चिन्हित कर लीजिए, उसकी पॉपुलेशन लिख लीजिए, और यहां पर हमारा काम चालू हो गया है। हम इस पे अब सर्वे करना स्टार्ट कर दें। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप हुआ हेड काउंट सर्वे। तो इसमें वही मेडिकल ऑफिसर, एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी और लिंक वर्कर का जो है इसमें सहयोग रहेगा। एरिया डिमार्केशन हो जाए सभी का। वॉक थ्रू अगर करना पड़े तो वॉक थ्रू भी हम कर सकते हैं। एक दिन में 30 से 50 घर हमारी आशा या आंगनवाड़ी बहन जी कवर कर लें, और 5 से 7 दिन में इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। मैप जो है एरिया का सेशन वाइज वो हमारा बन जाए, और इसको मॉनिटरिंग भी हम लोग यथासंभव करें, इम्यूनाइजेशन पार्टनर भी करेंगे, और जो भी आपको फीडबैक मिलता है उसको करेक्टिव एक्शंस के साथ यूज करें, ताकि हमारा जो अभियान का जो एसीएस है या जो हमारा हेड काउंट सर्वे है वो 100% हमारा बढ़िया हो जाए। तीसरा हमारा चरण होगा एएनएम वाइब, जो है हमने सारा इकट्ठा कर लिया सूचनाएं, और हमने उसको जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो हेड काउंट को जांच लें, ड्यू लिस्ट को देख लें कि क्वालिटी और कंप्लीटनेस में, और हम लोग एक्चुअल हेड काउंट के बेस पे जो हमारे माइग्रेटरी या सेटल्ड पॉपुलेशन, जो हमारी मिस्ड पॉपुलेशन है, वो उसमें आ गई, कैचमेंट एरिया का डिमार्केशन हो गया, और एएनएम का रोस्टर और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान वगैरह जो है वो बना लें। तो ये फॉर्म नंबर 1 पे ही जो बाकी जब हमारा हेड काउंट सर्वे हो गया, तो आप देखिए गर्भवती माता की जो है वो 17 जो है उनको मिली थी, तो 2 से गुणा करके उन्होंने 34 लिख लिया, और 32 बच्चे मिले थे, तो ये इन्होंने अपना जो है प्लान बना लिया। ये वार्षिक लक्ष्य हो गया। उसके बाद उसको मासिक में जो है तोड़ा। उसके बाद जो गर्भवती महिलाओं का जो टीडी का इंजेक्शन लोड है वो उस मासिक लक्ष्य को 2 से गुणा करके जो है हो गया, क्योंकि TD1 और TD2 के टीके होते हैं। दूसरा, जो बच्चों की संख्या है उसके लिए उत्तर प्रदेश में एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, यानी कि जनपद का गुणांक जो है हम यूज करते हैं। इसमें 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है, नॉन जेई डिस्ट्रिक्ट एंड जेई डिस्ट्रिक्ट। तो नॉन जेई डिस्ट्रिक्ट में 13 का इंजेक्शन लोड प्रति शिशु हम लोग मानते हैं, और जेई के अंदर जो है 15 का। तो जो भी आपके जनपद का गुणांक है बच्चों की संख्या में उतने का गुणा कर दीजिए, और आपका जो है वो इंजेक्शन लोड हमारा बन जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों इंजेक्शन लोड को जोड़ दीजिए, मासिक इंजेक्शन लोड 45 का आ गया, और यहाँ पे एक सत्र की आवश्यकता है। इस प्रकार से प्रत्येक आपके जो भी मोहल्ला है या एक एक एरिया की आप इंजेक्शन लोड कैलकुलेट करते चले जाएं। ये मैं आपको कुछ मैप्स दिखा रहा हूं जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कई जनपदों ने जो है इसको चालू करा है। यह गाजियाबाद अर्बन का मैप ने वार्ड वाइज जो है अपने एरियाज को बांटा है, यूपीएससी को क्या है। ये आगरा का है एरिया, इन्होंने गूगल मैप का इस्तेमाल करते हुए यूपीएससी के एरिया को डिफाइन किया। जो उल्टे हाथ पे अगर आप देख रहे हैं, पहले हैज़ार्डली था, जो सीधे हाथ पे है इसको इन्होंने जो है बांट के यूपीएससी वाइज इसको डिवाइड किया। और यह काम करने के बाद आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, और फील्ड में जाके उन्होंने हर यूपीएससी का अलग अलग नक्शा फील्ड में जाके वॉक थ्रू करके जो है इसको बनाया।
तो इससे इनका जो कैचमेंट एरिया है वो पूरा डिफाइंड हो गया। कैचमेंट एरिया को डिफाइन करने के लिए इसमें इन्होंने मेजर जो रोड्स हैं, जो नाले हैं, उनका इस्तेमाल किया है, जो कि स्थिर हैं, ये कभी बदलेंगे नहीं। ये एक पेरी अर्बन एरिया मुरादाबाद के अंदर देखा गया है कि जहां पर ताजपुर और मुरादाबाद अर्बन का जंक्शन था, वहां पर अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो कई एरिया छूटे हुए मिले। वहां पे 25 गांव जो है वो 9 वार्ड में आ गए। तो इन लोगों ने उसको भी जो है इंक्लूड करके वहां पे एडिशनल 67 सेशंस का प्लानिंग करी। एक और चीज इसमें हो रही है, ये भी आगरा का है, जो यूपीएससी के नीचे जो एनम बहनजी का एरिया है, उस पूरे एरिया को डिफाइन करा गया है वही मेजर लैंडमार्क्स के द्वारा। जो मेजर रोड्स हैं या मेजर नाले हैं या मंदिर हैं, उनको दिमाग में रखते हुए, और उसके बाद उसके अंदर सेशन वाइज डिमार्केशन भी करा गया। तो ये कुछ मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूं कि जो कि हमारे यहाँ पे अर्बन इम्यूनाइजेशन को सुदृढ़ीकरण करने के लिए विभिन्न जनपदों में अपनाया जा रहा है। अब इंजेक्शन बेस जो हमारा लोड निकल गया, उसके बेस पे हमें आरआई का सत्र प्लान करना है। तो 2 तरह के हमारे सत्र हैं। एक तरह से आउटरीच साइट, जहां पर की वैक्सीन स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती है, तो 25 से 50 इंजेक्शन लोड पे आप 1 सत्र प्रति माह करें। यदि 50 से अधिक का इंजेक्शन लोड है तो आप 2 सत्र प्रति माह प्लान कर सकते हैं। और यदि 25 से कम का इंजेक्शन लोड है तो आप 1 महीना छोड़ के वहां पे सेशन प्लान कर सकते हैं। हमारे यहाँ दूसरा होता है फिक्स साइट्स, यानी कि कुछ जो है अर्बन पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेजेस हैं, जहां पर की वैक्सीन के स्टोरेज की फैसिलिटी होती है और वहां पे काफी भीड़ और बच्चे लोग आते हैं। तो वहां पर वो एक सेशन जो है, अगर 40 से 70 का इंजेक्शन लोड है तो 1 सेशन प्लान कर लें, 70 से ज्यादा का है तो 2 सेशन प्लान कर लें। और यदि आपको लगता है कि बहुत ही बिजी हमारी ये यूपीएससी या मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल है, तो वहां पर आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन भी कर सकते हैं। हार्ड टू ईच एरियाज, कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जहां पर कि 1000 से कम की पॉपुलेशन है। तो ऐसी जगहों पर हम कम से कम साल में 4 सत्रों का आयोजन अवश्य करें, ताकि हम बच्चों को अपने वहां पर पूर्ण प्रतिरक्षित कर लें। सेशन प्लानिंग के लिए कुछ चीजें देखें। सेशन साइट आप अपने जो भी उपलब्धता है, या कहीं कुछ जगह सीजनल कंसिडरेशन जैसे फ्लड या वाटर लॉगिंग है, उसको दृष्टिगत रखते हुए कर सकते हैं। सेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी बार करें, तो ये हमारा इंजेक्शन लोड पे करें, या अगर आपके यहाँ कई सारे एरिया हैं किसी एनम बहनजी के यहाँ छोटे छोटे, उनको आप क्लब करके भी कर सकते हैं। वेकेंट एरिया का ध्यान रखिए और लेफ्ट आउट एरिया को भी ध्यान रखिए। इनको हम बुधवार और शनिवार, हमारे आरआई डे को छोड़ के, उन दिनों में वो वेकेंट एरियाज आप प्लान कर सकते हैं। सेशन हमारे 3 तरह के मैंने बता दिए, आउटरीच होता है, विक्स होता है, और एक मोबाइल के द्वारा भी होता है। कन्वीनियंट डे एंड टाइम, ये अर्बन के लिए एक नई चीज है। इसको भी आप देखें, हो सकता है कि जहां पर हम वो सवेरे कार्य करने चली जाती हो, मजदूर वगैरह हो, तो वहां पर आप उनकी उपलब्धता के अनुसार वैक्सीन ऑन डिमांड वाली जो है थ्योरी को इस्तेमाल करें। और यदि शाम को या अर्ली मॉर्निंग में भी हमें लगाना पड़े तो हम वहां पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग रखें। सत्र के लिए जो है प्लान करने के लिए प्रपत्र 2 का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो है आप सत्र कहाँ लगा रहे हैं उसका डिटेल आ जाएगा, कितना आपका इंजेक्शन लोड है, कौन आशा है और कौन वहां का प्रभावशाली व्यक्ति है, उसका इसमें डिटेल आ जाएगा। यूपीएससी के जो हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं, उनका रिव्यू बहुत जरूरी है, यह देखने के लिए कि जो ये प्लानिंग हुई है यह उपयुक्त है, इसमें कहीं और आवश्यकता तो नहीं है सेशंस को बढ़ाने की। समस्त एचआरए यानी कि हमारे डिफिकल्ट एरिया हैं वो उसमें इंक्लूड हो गए हैं, कोई एरिया छूटा तो नहीं है, हमारा जो है वो फाइनल हो गया है। और जितने भी हमारे एनम्स हैं, यानी कि 3 से 5 एनम है, उनका आप प्लान फाइनल कर लीजिए। उसमें आप एवीडी, सुपरविजन प्लान, कम्युनिकेशन प्लान लगा लीजिए, और वैक्सीन और लॉजिस्टिक्स को देखते हुए किया हुआ यह रिव्यू आपकी यूपीएससी में 100% टीकाकरण को सुनिश्चित करेगा।
यह ध्यान रखें कोई भी एरिया छूटा ना रहे हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज के लिए। एक चीज का और ध्यान रखिए, फिक्स डे, फिक्स साइट, फिक्स पर्सन, यानी कि दिन आप फिक्स कीजिए, साइट फिक्स कीजिए और उसी व्यक्ति को भेजिए उस जगह पे, ताकि पब्लिक में उस व्यक्ति की पहचान बने और हमारा टीकाकरण 100% जो है सुनिश्चित हो। वेकेंट एरिया की जो हम बात कर रहे थे, उसको इस वाले जो हमारा उत्तर प्रदेश का प्रपत्र है उस पे आप प्लान कर सकते हैं। ध्यान रखिए जो फॉर्म नंबर 1 और 2 है वो समस्त एनम एरियाज के लिए बने, चाहे वो वेकेंट हो या भरे हुए हो। फिक्स डे फिक्स साइट वाली अप्रोच को आप अडॉप्ट कीजिए अल्टरनेट प्लानिंग में। आपके मंथली बेसिस पे इन अल्टरनेट सेशंस को आप रिव्यू करते रहिए और जितना आप प्लान कर रहे हैं 100% हमारे सेशन हेल्ड हो, ताकि हम नियमित अपने उस क्षेत्र में भी सेवाएं देते रहें। माइक्रो प्लानिंग के लिए कुछ चीजें एसेंशियल हैं। अर्बन में आरआई माइक्रो प्लान की सबसे छोटी कड़ी जो है या जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो अर्बन एनम एरिया है। आप जो भी हमारे प्लान एग्जिस्ट हैं उनको रिव्यू कीजिए, रिवाइज कीजिए, उसमें सारे जो मोहल्ले आपके कॉलोनी वार्ड हैं उनको लेफ्ट आउट एरियाज उनको जोड़ ली बच्चों का, उसको फॉर्म 1A में अनुदान कर लीजिए। इंजेक्शन लोड मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो मैंने बताया उसके साथ कैलकुलेट कीजिए, उसके आधार पर अपने सेशन बनाइए और फिक्स डे फिक्स साइट फिक्स पर्सन अप्रोच अपना जो है प्लानिंग कीजिए। एनएम वाइज रोज को फाइनल कीजिए, एवीडी के कीजिए। अन्य जो अवयव हैं सुपरविजन प्लान, एवीडी प्लान ऑफ द एनएम एरियाज, ये कंप्लीट करके आपका पूरा माइक्रो प्लान उस यूपीएससी का पूर्ण हो जाएगा। क्वालिटी माइक्रो प्लान परसेंट कवर थैंक यू डॉक्टर विकास, काफी आपने डिटेल में बताया। शायद अभी आपका कुछ नेटवर्क का इशू है, क्या आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? दिखाई पड़ रहा है वो? हाँ, आपकी स्लाइड रुक गई थी। ठीक है, नाउ इट्स विजिबल। यस। जो हमारे हैं उनका बहुत ही क्रिटिकल रोल है माइक्रो प्लान में, कैपेसिटी बिल्ड करने में। जो हमारी हाई रिस्क, जो हमारी हाई प्रायोरिटी यूपीएससीज हैं उनको आप क्वालिटी के लिए करें। जो सिटी के जो फोर्स मीटिंग या डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स मीटिंग जो है वो बहुत जरूरी है आपकी प्रोग्रेस और कोई इश्यूज ऐसे हैं जो कि आपके स्तर पे हैंडल नहीं हो रहे उसमें डिस्कस करने के लिए। धन्यवाद। सो थैंक यू डॉक्टर विकास, आपने काफी डिटेल में बात की माइक्रो प्लानिंग की। और सही मायनों में अगर अच्छी प्लानिंग की जाए तो आधा मैदान हमने मार लिया। आप समझ लीजिए कि आपका टीकाकरण जो है, और सही प्लानिंग में, हालांकि बहुत डिटेल में डॉक्टर विकास ने बताया, लेकिन मैं बहुत लबोलिबाब ये बताना चाहूंगा कि अगर आप सेशन कहाँ पर होना है, कई बार वो जो सेशन हम करते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो पर्पस डिफीट हो जाता है। डॉक्टर विकास, आप अपना स्लाइड को अब स्क्रीन शेयर को जो है स्टॉप कर दीजिएगा। तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि किस जगह पर हम सेशन करवा सकते हैं, क्योंकि अर्बन में कोई हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेसेस नहीं है। बट एज ए मेडिकल ऑफिसर आपकी बात को बहुत सारे लोग सुनेंगे। यू मे फाइंड सम गवर्नमेंट बिल्डिंग, कोई स्थानीय कोई प्रभावशाली नेता है उनका कोई स्थान हो सकता है, तो इस तरह की कुछ जगह है, कोई स्कूल हो सकता है, शहर में भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो हो सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी जगह जहां पर आपको लगता है
कि एक प्रॉपर या कोई क्लिनिक हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो टीकाकरण की सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, दे आर वेरी गुड हॉस्पिटल्स और बहुत अच्छे से वो बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, केवल वो टीकाकरण की सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, दे विल बी इजिली प्रोवाइडिंग यू द स्पेस फॉर इम्यूनाइजेशन। आप उनके यहाँ पर टीकाकरण का अपना केंद्र लगाइए, क्यों वो आसानी से देने को तैयार हो जाएंगे। वैक्सीन आपकी, लोग आपके, केवल स्थान उनका। और जो फुटफॉल होगा वो फुटफॉल उन लोगों को भी तो हेल्प करेगा। लोग उनका क्लिनिक देख जाएंगे, वो देख जाएंगे कि यहाँ पर मरीज ठीक हो जाता है, तो कल को बच्चे को जब बीमार होगा तो वहां दिखाने चले जाएंगे। तो जब आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के उस पर बेचते हैं कि भाई इसमें तो दोनों का हित है, तो आसानी से लोग अपना स्थान देने को तैयार हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मैंने जब कभी जनपद स्तर पर या उससे नीचे पर था तो मैंने करके भी देखा है। तो आप विश्वास रखिए कि अगर आपने अच्छा स्थान चुना अपने सत्रों के लिए तो डेफिनेटली एक बहुत हमारे लिए बेहतर होगा, ज्यादा लोग आएंगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पिछले जो अपर मुख्य सचिव महोदय थे श्री अमित मोहन प्रसाद साहब, और हमारे वर्तमान के जो प्रमुख सचिव हैं श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा साहब, दोनों का ही मानना है कि अगर हम फैसिलिटीज पर सेशंस को, एक बेहतर क्वालिटी के सेशंस को अगर हम कंडक्ट करते हैं, जहां पर हम सारी सुविधाएं देते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन होता है जहां पर बच्चे आसानी से बैठ सकते हैं, माँ उनकी आई है तो उसको ये नहीं सोचना है कि उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। हो सकता है जहां पर आपकी एएनएम टीकाकरण लगा रही हो आउटरीच सेशन में वो इतना सुरक्षित, उतना साफ सुथरा स्थान ना हो। तो अगर आपने एक अच्छा स्थान, कंफर्टेबल प्लेस दिया, तो कोई कारण नहीं है कि आपके सत्रों पर फुटफॉल बढ़ जाए। तो इसलिए आप अपने जो पीएचसीज हैं, यूपीएचसीज, वहां पर सत्रों की क्वालिटी को बेहतर करिए, या आइडेंटिफाई एनी गुड प्लेस फॉर वैक्सीनेशन और वहां पर सारी सुविधाएं दिलवाइए ताकि हम बहुत अच्छे ढंग से सत्रों को संपादित कर सकें। सो नाउ विल मूव अहेड फॉर द कोल्ड चेन सिस्टम। हम सब जानते हैं कि टीकाकरण के लिए वैक्सीन का रखरखाव बहुत जरूरी है, सुरक्षित रखरखाव कोल्ड चेन में। और इसके लिए हमारे साथ में डॉक्टर विजय जो कि यूनिसेफ से हैं, आप सभी के लिए उपलब्ध हैं। सो डॉक्टर विजय विल बी शेयरिंग हिज स्लाइड्स। ओवर टू डॉक्टर विजय। स्लाइड विजिबल है? पहले आप अपने आप को वो करिए, कर लिया। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज? हाँ, स्पीकर आवाज आ रही है? यस। सभी को नमस्कार। जैसा कि मनोज सर ने बताया, पहले बात हुई कि शेड्यूल की बात करी हमने, टीकाकरण शेड्यूल में कब कब कैसे वैक्सीन लगाना है। उसके बाद में डॉक्टर विकास ने माइक्रो प्लानिंग की बात करी। अब हमारे पास टीके हैं, टीके कैसे माइक्रो प्लानिंग के अकॉर्डिंग लगाने वो हमारे पास है। तो अगली व्यवस्था जो होती है वो होती है कि वैक्सीन रखनी कैसे है, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करनी है सेशन साइट पे, और उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है। क्योंकि वैक्सीन तो हमने लगाया, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा जो मेन पर्पज है, और मेन पर्पज है कि इम्यूनाइजेशन हो। अब हमने वैक्सीनेशन किया, लेकिन अगर बच्चे का इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि उस टीका लगाने के बाद जिस बीमारी के लिए हम टीका लगा रहे हैं उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनी, तो हमारा जो मेन पर्पज है वो डिफीट हो जाएगा। इसलिए कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, कोल्ड चेन होता क्या है? जैसा कि हमने इससे पहले डीआईओ साहब की वर्कशॉप्स की थी और उसमें हमने डिटेल में ये सारी बातें करी थी, लेकिन अब हम संक्षेप में बात करेंगे और बहुत ही बेसिक्स पे बात करेंगे कि कोल्ड चेन में क्या क्या हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो कोल्ड चेन ये होता है कि जहां वैक्सीन बनती है, वहां से वैक्सीन बनने के बाद वैक्सीन निकलती है तो ट्रांसपोर्ट के दौरान, और जहां वैक्सीन स्टोर की जाती है, स्टोर करने के लिए अलग अलग हमारे यहाँ पे स्टोर है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो हमारे पे यहाँ पे स्टेट पे वैक्सीन स्टोर्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और ब्लॉक में हमारे कोल्ड चेन पॉइंट होते हैं। तो वहां पे वैक्सीन स्टोर की जाए, और लास्ट में जब हम बेनिफिशियरी को सेशन साइट पे वैक्सीन देते हैं, इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी रेकमेंडेड टेम्परेचर है अलग अलग वैक्सीन का वो मेंटेन रहे, ये पूरी व्यवस्था कोल्ड चेन कहलाती है। ये एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि वैक्सीन कैसे मैन्युफैक्चरर से बनी, मैन्युफैक्चरर से बन के वो कैसे फ्लाइट से निकलती है, अलग अलग तरह के स्टोर पे जाती है, एंड फाइनली
जहां हमारा वैक्सीन लास्ट कोल्ड चेन पॉइंट होता है, जो हमारे यूपी के कंटेक्स्ट में हमारी सीएससीज हैं, कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, और कुछ पीएससीज हैं, वहां से बेनिफिशियरी को हम सेशन साइट पे जो वैक्सीन देते हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ढंग से फॉलो हो, तभी कोल्ड चेन प्रॉपर मेंटेन होगा। ये जो मैंने अभी बताया कि वैक्सीन हमने लगाया, लेकिन बच्चा इम्यूनाइज हो वैक्सीन लगाने के बाद, और उस बीमारी के लिए वो प्रोटेक्टेड हो, ये सारी चीज ध्यान रखने के लिए उस वैक्सीन को सही कोल्ड चेन में रखना बहुत जरूरी है। फिर बात आती है कि वैक्सीन की सेंसिटिविटी की हम बात करते हैं कि देखिए, सारे वैक्सीन हम कहते हैं कि सारे वैक्सीन जो होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं। कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं ज्यादा हीट सेंसिटिव और फ्री सेंसिटिव होते हैं, कुछ कम होते हैं, और उसी के आधार पे हम हमारे जो कोल्ड चेन पॉइंट होते हैं उसमें हम आईएलआर में वैक्सीन रखते हैं। तो जब हम बात करते हैं हीट सेंसिटिविटी की, तो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन जो होते हैं वो हम जनरली आईएलआर में नीचे की तरफ रखते हैं, जो ऊपर से खोलने वाले आईएलआर हैं उनमें। और आप जब देखोगे आईएलआर अपने कोल्ड चेन पॉइंट पे, तो नीचे की तरफ हम बीसीजी, ओपीवी, रोटा, एमआर, ये सारे वैक्सीन रखते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हीट के जो ताप होता है, धूप होती है, गर्मी होती है, उसके लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर ये हीट में एक्सपोज हुए तो ये वैक्सीन खराब होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं हम बात करें फ्री सेंसिटिविटी, यानी कि जमने के प्रति जो संवेदनशील है, ठंड के प्रति जो संवेदनशील है, तो उसमें जब आप आईएलआर खोलते हैं तो आप देखते होंगे कि सबसे ऊपर डाइल्वेंट मिलता है या हेपेटाइटिस बी मिलता है। क्यों मिलता है सबसे ऊपर? क्योंकि हेपेटाइटिस बी ऐसा वैक्सीन है जो अगर उसको ठंड में ज्यादा एक्सपोज किया हमने, फ्रीज की तरफ ज्यादा एक्सपोज किया, तो बहुत जल्दी वो खराब हो जाता है। तो ये एक बताया गया है कि वैक्सीन की सेंसिटिविटी कहाँ, किस तरह से कहाँ तक चलती है। तो जब हम इन हीट सेंसिटिव की बात करते हैं, जैसा मैंने बताया, बीसीजी, ओपीवी, रोटा, एमआर, आईपीवी, ये मोस्ट हीट सेंसिटिव है। वेरेज जब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी, पेंटा, पीसीवी, टीडी, डीपीटी, ये थोड़े कम हीट सेंसिटिव है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारे वैक्सीन हीट सेंसिटिव होते हैं, कुछ कम और कुछ ज्यादा। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली यहाँ पे है कि हीट सेंसिटिविटी की बात हम जब कर रहे हैं, तो ये बड़ा क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है कि कई कई बार कहा जाता है कि जब इतने ही हीट सेंसिटिव होते हैं तो हम 28 दिन के लिए क्यों काम में लेते हैं ओपन वाइल पॉलिसी में। तो देखिए, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। जब बार बार अगर हम उसको हीट के खिलाफ एक्सपोज करते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद में वो वैक्सीन खराब होने लगती है। यहाँ पे हमारे लिए जो मेन मैसेज ये है कि उस वैक्सीन को कहाँ स्टोर करना, ये ध्यान रखना है। प्लस कभी भी वो जो होता है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता कि एक बार हमने हीट सेंसिटिव कोई वैक्सीन हीट में एक्सपोज हो गई और पता चले बाद में वो ठंड में सही हो जाएगी। या सेम फ्रीज की बात करें, तो कोई वैक्सीन फ्रीज हो गई एंड फिर हमने उसको गर्मी देके वापस से सही कर लिया, ये पॉसिबल नहीं है। वैक्सीन आपको दिखेगी सही हो गई, पर उसका इफेक्ट खराब हो जाएगा, उसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। इसलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो सेशन साइट हो, चाहे कोल्ड चेन पॉइंट हो, कि हम वैक्सीन को उसकी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग मेंटेन करें। ये एक आईएलआर का डायग्राम दिया है, जो जो ऊपर से खोलने वाले आईएलआर आप देखते हैं कोल्ड चेन पॉइंट पे। अभी आपके सभी कोल्ड चेन पॉइंट पे, जो हमारे 1212 कोल्ड चेन पॉइंट है पूरे उत्तर प्रदेश में, वहां पे बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड कोल्ड चेन जॉबेट्स, जो कोल्ड चेन पोस्टर, वो सप्लाई कर दिए गए हैं। और आज सुबह तक की रिपोर्टिंग ये है कि 90% जगह पे वो चिपका भी दिए गए हैं, डिस्प्ले भी कर दिए गए हैं। और ये सेम पोस्टर आप वहां देखोगे, जहाँ पे आईएलआर का एक पोस्टर बना हुआ है, जिसमें वैक्सीन जमाने की पूरा दिया हुआ है कि नीचे से क्या रखना है, फिर क्या रखना है और फिर क्या रखना है। तो ये जो आईएलआर में वैक्सीन रखने वाला जो तरीका है, ये भी उस सेंसिटिविटी से निकल के आया है। जैसा मैं कह रहा था कि सबसे ऊपर डाइल्वेंट या हेपेटाइटिस बी रख रहे हैं और नीचे हम ओपीवी और मिजल्स जैसी वैक्सीन रखते हैं। अब बात करते हैं हम वीवीएम की। तो पहले के बात करते थे 4 अलग अलग स्टेज हुआ करती थी, लेकिन अभी 2 ही तरह की स्टेज पे बात होती है वैक्सीन वाइल मॉनिटर में, या तो वो यूजेबल है या अनयूजेबल है। और इसको बिल्कुल सिंपल से वे में ऐसे समझना है कि एक सर्कल होता है, उसके अंदर एक चौकोर बना हुआ था, यानी कि विंडो बनी हुई होती है, खिड़की बनी हुई होती है चौकोर। अगर ये खिड़की खुली है, यानी कि ये खिड़की लाइट कलर में है, तब तक तो वो हमारा यूजेबल स्टेज है। और ये खिड़की बंद हो गई, यानी कि ये खिड़की डार्क हो गई उस सर्कल से, तो समझो वो हमारा डिस्कार्ड करने लायक कंडीशन में आ गया है। वीवीएम क्या होता है? वीवीएम जो होता है हीट के खिलाफ एक्सपोजर बताता है कि अगर किसी वैक्सीन वायल का वीवीएम खराब हो रहा है, मतलब कि वो ज्यादा देर के लिए, ज्यादा टाइम के लिए हीट में एक्सपोज हो गई है, धूप में रख दी गई है, या टेम्परेचर ज्यादा था जहां वो वैक्सीन रखी गई थी और वो वैक्सीन खराब हो गई है, इसको कतई यूज ना लें।
कंडीशनिंग एक बहुत जरूरी चीज है। देखिए, अभी स्टडीज हुई है बहुत अलग अलग, और उसमें ये पाया गया कि सबसे ज्यादा वैक्सीन जो खराब होती है वो जब हमारा कोल्ड चेन पॉइंट से वैक्सीन निकल के सेशन साइट पे जाती है, तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा वैक्सीन खराब होती हैं। एंड क्यों सबसे ज्यादा वैक्सीन खराब होती हैं उस टाइम पे? क्योंकि एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस हमें कोल्ड चेन पॉइंट पे करना होता है, दैट इज कंडीशनिंग ऑफ आइस पैक। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात करी कि वैक्सीन है ना फ्रीज सेंसिटिव होती हैं। अगर हमने फ्रोजन आइस पैक्स के साथ वैक्सीन कैरियर में वैक्सीन रख दी और उन फ्रोजन आइस पैक्स के कांटेक्ट में वो वैक्सीन आई, तो वो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ही खराब हो जाएगी। सेशन साइट पे पहुंचेगी, उसके बाद में हमें देखा कि उसको थोड़ा टेम्परेचर मिला, वो पिघल गई, वापस से हमने उसको लगा दी, लेकिन जो मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि हमारा जो इम्यूनाइजेशन वाला पर्पज है वो डिफीट हो जाएगा। इसलिए कंडीशनिंग ऑफ आइस पैक बहुत जरूरी है। आप अपनी अर्बन पीएससी से, जहां आपका कोल्ड चेन पॉइंट है, वहां से जब आप वैक्सीन नीचे फील्ड में भेजें, तो वैक्सीन कैरियर में सारे आइस पैक कंडीशन करके भेजें। ये एक मैंने डायग्राम लगाया है, आप स्लाइड में देखो। ये अर्बन पीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि जितने भी हमारे अर्बन कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं वहां पे जगह की प्रॉब्लम होती है, स्पेस कम होता है। एंड स्पेस कम होता है तो ये मॉनिटरिंग के दौरान निकल के आता है कि वहां पे कंडीशनिंग के लिए कहाँ टेबल रखें, कहाँ पे हम कंडीशनिंग करें। तो उसके लिए ये कुछ स्टेट्स में ये किया गया कि एक फोल्डेबल टेबल बना दी गई। जब कंडीशनिंग करनी होती है तो उसमें वो आइस पैक रख के कंडीशनिंग कर लेते हैं, और कंडीशनिंग करने के बाद में वापस से उसको दीवार पे मैग्नेट के थ्रू चिपक जाती है वो। तो ये आपकी जगह भी नहीं घेरती, और हमारा जो मेन पर्पज है कंडीशनिंग का, ये भी फुलफिल हो जाता है। एक टॉपिक रखा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ओपन वाइल पॉलिसी। आप लोगों को काफी को पता ही होगा कि ओपन वाइल पॉलिसी जो मल्टी डोज वायल होती हैं, जिसमें एक से ज्यादा डोज होती हैं, उन पे एप्लीकेबल होती है। और इस ओपन वाइल पॉलिसी के अंतर्गत एक बार खुलने के बाद में हम उस वैक्सीन को 28 दिन तक, यानी कि 4 सप्ताह तक काम में ले सकते हैं, बशर्ते कि उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशंस को अगर वो खुलने के बाद फुलफिल कर रहे हैं तो हम उसको 28 दिन तक काम में ले सकते हैं। कुछ अगर पुराने लोग इसमें जुड़े हों तो उनको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि साहब 2 बार ही निकाल सकते हैं, 3 बार ही निकाल सकते हैं। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर ये कंडीशंस वो फुलफिल कर रहा है, वो वैक्सीन वायल की ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो हम 28 दिन तक आराम से उस वैक्सीन को काम में ले सकते हैं। बट अगर जुडिशली प्लान किए जाए सेशंस और वैक्सीन को जुडिशली भेजा जाए, तो ऐसा बहुत कम कंडीशन में पाया जाता है कि कोई भी वैक्सीन वायल 28 दिन तक रहती हो। एक्सेप्ट एफआईपी भी हो सकती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ डोजेज ज्यादा हैं। कंडीशंस क्या क्या होती हैं जो फुलफिल होने चाहिए? जो कि एक्सपायरी डेट, ऑब्वियसली एक्सपायरी डेट तो आप बंद वायल की भी एक्सपायर हो गई तो हमें फेंकना ही है, हम यूज नहीं ले सकते। उसके ऊपर डेट एंड टाइम लिखा हुआ हो, उसका वीवीएम जो अभी अपन ने बात करी थी वो डिस्कार्ड पॉइंट पे नहीं पहुंचा हो, उस उसमें जो जब उसको यूज किया जाता है तो उसका जो सेप्टम होता है उसको असेप्टिकली यूज किया गया हो, पानी में ना टच किया हो उसने। तो ये सारी बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। ये अगर फुलफिल कर रहा है तो हम उसको 28 दिन तक काम में ले सकते हैं। किस किस वैक्सीन पे एप्लीकेबल है, तो ये मैंने डायग्राम में बताया कि इस अगर ये सारी आपको याद नहीं रहे तो आप ये याद रख लीजिए कि किस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आज के कंटेक्स्ट में हमारे पास एमआर है जिसपे एप्लीकेबल नहीं है, बीसीजी है जिसपे एप्लीकेबल नहीं है, और रोटा है जिसपे एप्लीकेबल नहीं है। तो इन 3 वैक्सीन पे जिन पे एप्लीकेबल नहीं है, उनको हम क्या करते हैं, अगर हमने उसको एक बार खोल लिया तो हम उसको 4 घंटे बाद में डिस्कार्ड कर देते हैं। तो उसके अलावा जो हमारे आज की डेट में जितने यूआईपी में वैक्सीन हैं, इंक्लूडिंग जेई, जेई को इसलिए रेड किया है क्योंकि पहले जो हमारा जेई वैक्सीन आता था वो उसमें ओपन वायल पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं थी। लेकिन अब जो जेई वैक्सीन आ रहा है उसमें ओपन वायल पॉलिसी एप्लीकेबल है, और जैसा कि पहली प्रेजेंटेशन में मनोज सर ने बताया था कि अब उसको इंट्रामस्कुलर देना है। ये एक ईवीएम मॉनिटरिंग का डेटा है, ये आज के कंटेक्स्ट में इतना नहीं जाता है, जस्ट बता रहा हूँ कि ईवीएम जो इफेक्टिव वैक्सीन मैनेजमेंट होता है उसकी एक मॉनिटरिंग होती है कोल्ड चेन पॉइंट्स पे। और उसमें हम बहुत ही खराब कंडीशन में थे जब ये स्टार्ट हुआ था 2016-17 में, बट हम बहुत बेहतर कंडीशन में, और आप सब लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन आप क्यू एंड ए जो है उसमें डालिए, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। धन्यवाद। So thank you, Doctor. Thank you, Dr. Vijay.
आपने काफ़ी डिटेल में और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बताई, और ये जो बात बताई कि अभी लास्ट में ईवीएम असेसमेंट की, तो मैं इसको दोहराना चाहूँगा कि अभी अक्टूबर में, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एक स्टेट ईवीएम असेसमेंट होने वाला है, और स्टेट ईवीएम असेसमेंट में मेडिकल कॉलेजेस के एक्सपर्ट्स, एक पूरी ट्रेंड लॉट जो है सभी जनपदों में जाएगी और वो इसको असेस करेगी। तो जैसा कि 2016 से हमने प्रगति की है, वही रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो और अच्छे ढंग से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और कोल्ड चेन के बारे में इतना डिटेल में समझना इसलिए भी जरूरी है कि भले ही आपके यहाँ कोल्ड चेन ना हो, लेकिन जब आप सेशन पर जा रहे हैं तो वैक्सीन वहां पर सही ढंग से रखी गई है कि नहीं रखी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एज ए सुपरवाइजर जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं या अन्य लोग हैं, जब वहां जाएंगे तो उनका ये इनपुट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। केवल बच्चे को टीका लगाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि वो सही अवस्था में हो, जिससे कि उसका असर भी बच्चे में हो। टीकाकरण की तालिका के बारे में बात हो गई, माइक्रोप्लानिंग के बारे में बात हो गई। अब हम लोगों ने कोल्ड चेन को भी समझ लिया है। ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि सपोर्टिव सुपरविजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, जो कि हम सभी को जो है इंश्योर करनी पड़ेगी, तभी ये कार्यक्रम अच्छे ढंग से चल सकता है। अधिकांश लोगों को आदत होती है मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग और सपोर्टिव सुपरविजन में एक बेसिक डिफरेंस है, और अगर उस डिफरेंस का पालन नहीं किया जाता है तो डेफिनेटली फिर हमारा जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। फुल स्क्रीन सर, फुल स्क्रीन करनी पड़ेगी। मैंने किया तो था, एक मिनट। सर शायद दोबारा शेयर करना पड़ेगा। हाँ, मैं दोबारा करता हूँ, स्टॉप शेयर फुल स्क्रीन, एक मिनट। डबल क्लिक कर दें तो इसको क्लिक करिए। प्रेजेंटेशन कहाँ गया भाई हमारा? Is it okay? Wait. फुल स्क्रीन में आएगा। I hope now it's full screen. अभी विजिबल नहीं है। That is not visible. सर अभी आया नहीं है सर। एक बार फिर से आप मुझे बोलना, मैं stop share, screen share. Okay. Sorry for some technical glitches. So सपोर्टिव सुपरविजन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारी एएनएम्स बहुत मेहनत कर रही हैं फील्ड में, और उस मेहनत को अगर हमें बेहतर ढंग से मतलब जो है और उसमें इम्प्रूवमेंट कराना है, तो डेफिनेटली सपोर्टिव सुपरविजन का रोल है। तो अभी जो प्रेजेंटेशन में करने जा रहा हूं उसमें बात करूंगा कि सपोर्टिव सुपरविजन है क्या, हम कैसे सिस्टम को एस्टेब्लिश करें सपोर्टिव सुपरविजन के, प्लानिंग जो है रेगुलर सुपरवाइजरी विजिट की हम कैसे करें, और जब हमें एक्चुअल सुपरविजन करना हो तो हम क्या करें, और फॉलोअप कैसे करें। तो सपोर्टिव सुपरविजन इज ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग स्टाफ, जो आपका स्टाफ है एएनएम या आशा वर्कर्स, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए आपकी मदद है, और इसमें रिस्पेक्टफुल नॉन अथॉरिटेरियन वे विद ए फोकस ऑन यूजिंग सुपरवाइजरी विजिट्स as an opportunity to improve knowledge and skills in of the health staff. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका व्यवहार बहुत ही पोलाइट हो, आप जब वहां पर पहुंचे तो उनके ज्ञान में वृद्धि हो, ना कि आप कुछ कम कर दें उनका ज्ञान। और कई बार जब हम बहुत डांट फटकार करते हैं, अरे तुम्हें ये भी नहीं आता, तुमने ये भी नहीं किया, तो उनका मनोबल
गिरता है। इस लिहाज से सपोर्टिव सुपरविजन में हमेशा कहा जाता है कि आप अपना व्यवहार थोड़ा सा व्यवहार कुशल बने। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बहुत ही ओपन होना चाहिए सुपरवाइजर को, और टू वे कम्युनिकेशन, मतलब जो आपका हेल्थ वर्कर है, चाहे वो एलएचवी हो, चाहे एएनएम हो, चाहे वो आशा हो, वो आपसे कुछ सवाल जवाब भी कर सके। और मुझे लगता है कि जो लोग बहुत ज्यादा डांट फटकार करते हैं शायद वो कोई जवाब नहीं देना चाहते। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग, अब जो हम लोग ये ट्रेनिंग आपको दे रहे हैं, इम्पार्ट कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग के बाद यू आर इक्विप्ड एनफ टू सुपरवाइज। और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई सवाल आपके मन में है जिसका आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, प्लीज डोंट गिव रॉन्ग आंसर्स। हम लोगों के नंबर्स आपके पास में होंगे, कॉन्टेक्ट नंबर्स आपके डीआईओ आपके डिप्टी डीआईओ आपके, आप उन लोगों से पूछ लीजिए। अगर उन्हें नहीं पता होगा वो हम लोगों से डायरेक्टली बात कर लेंगे, बट वी विश टू डिलीवर द राइट आंसर्स टू द स्टाफ। और अगर हम ये राइट आंसर देंगे, टू वे कम्युनिकेशन करेंगे, टीम अप्रोच की तरह से करेंगे, टीम को बिल्ड करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं, फुल इम्यूनाइजेशन के, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन के, या व्हाटएवर, उन सभी को अगर हम इस तरह से प्रयास करेंगे तो जरूर हम हासिल कर पाएंगे। एक और चीज है कि आपको आंकड़ों को समझना पड़ेगा। अभी हम आंकड़ों के बारे में आज बात नहीं करेंगे, जो अगला सत्र होगा उस पर हम डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग बात करेंगे। तो उस आंकड़े को कैसे आप समझें और उसका कैसे यूज करें, हम ये सारी ट्रेनिंग आपको अगले सत्र में 13 सितंबर को देंगे। तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए, और आपके साथी जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करिएगा अगले सत्र में। और हम चाहेंगे कि अगला सत्र शुरू होने से पहले इस सत्र का रिकैप छोटा सा करें, तो आपको इस सत्र की भी फील रहेगी, और उसके बाद आप अच्छा ढंग से कर पाएंगे। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सपोर्टिव सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग इज कि सपोर्टिव सुपरविजन किसी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में और रिलेशनशिप को बिल्ड करने में मदद करता है। वो जो एएनएम जिसको सत्र आप देखने जाएं, अगर वो दोबारा आपकी शक्ल देखने को आतुर हो कि सब पिछली बार डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया था, इससे अच्छी कोई बात नहीं। और यही सपोर्टिव सुपरविजन है। सुपरवाइजर यहां पर केवल एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह से ना जाए, डांट फटकार ना करे, एक टीचर, एक कोच, एक मेंटर की तरह से काम करे। और जो लोकल डाटा अवेलेबल है, उसकी ड्यू लिस्ट में जो बच्चे हैं या आपने जो टारगेट दे रखा था, उससे उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करे। पिछली बार जब गए थे, जिसको फर्स्ट डोज लगाई थी, वो बच्चा आज सेकंड डोज के लिए आया या नहीं आया, ये आपने अगर देखना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली एएनएम भी देखना शुरू कर देगी और टीका लगने लगेगा। फर्दर रेगुलर फॉलोअप जरूरी है, और सपोर्ट इसमें दिया जाता है। हमेशा हम मददगार की तरह से होते हैं, और जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो एएनएम्स होती हैं, जो जिसको भी हम सुपरवाइज कर रहे हैं, वो हमें बहुत ही पॉजिटिवली देखता है। जबकि जब हम मॉनिटरिंग करते हैं तो एक कंट्रोल की, नियंत्रित करने की व्यवस्था होती है, और उसमें अधिकतर हम फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे होते हैं, एक पुलिसमैन की तरह से डांट फटकार कर रहे होते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते जरूर हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग मिल बैठ के नहीं करते हैं, आप डंडा फटकार रहे हैं, और फॉलोअप तो कतई करते ही नहीं है। हो सकता है कि आप रिकमेंड कर दें कि साहब इस इनकी जो सैलरी है काट दी जाए, इनकी अनुपस्थिति लगा दी जाए, इस तरह की चीजें करते हैं, बट दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग रन। तो कैसे सिस्टम आप एस्टेब्लिश करें? एज ए डॉक्टर आप सुपरवाइजर हैं, आपके साथ साथ में सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर हैं, अर्बन कोऑर्डिनेटर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, आईसीडीएस विभाग की सीडीपीओ हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिप्टी डीआईओ साहब, एसीएमओ, एनयूएचएम और अर्बन के जो नोडल हमारे डिप्टी सीएमओ हैं वो हैं, और अन्य पार्टनर्स हैं। अगर एक सत्र भी एक दिन हमने देखा तो हमारे महीने में जो 8 सत्र होते हैं, 8 मॉनिटरिंग होगी, और अगर 10 लोगों ने इस तरह का मॉनिटरिंग जनपद में करी तो 80 सत्र मॉनिटर हो जाएंगे। अगर 80 सत्रों का सपोर्टिव सुपरविजन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ये बहुत अंतर पड़ने वाला है। इससे उनको आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे आप सुपरविजन करें, और उसी के बारे में आज हम लोगों ने जो ये 2 दिन की 2 सत्र लगाए हैं ट्रेनिंग के, वो इसीलिए किए हैं कि आप अधिक से अधिक लोग समझ सकें कि क्या आपको देखना है, कैसे पढ़ना है बिटवीन द लाइंस, और कैसे आपको काम इंश्योर कराना है, टीकाकरण को अच्छी गति प्रदान करनी है। फिर आपको एक सुपरवाइजरी विजिट प्लान बनाना चाहिए कि आप कब किस सत्र को देखेंगे। कई बार हम अपने अस्पताल के करीब वाले सत्र को ही बार बार देखते रहते हैं, एक ही एएनएम को बार बार देखते रहते हैं,
वो हो सकता है बहुत अच्छी एएनएम हो, तो आपको लगता है सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसे कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है। तो अगर सब कुछ अच्छा है, फिर गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि चूंकि हमने बाकी एएनएम्स को नहीं देखा, तो वो पर्यवेक्षण के अभाव में उनको लगता है कि वो जो कुछ कर रही है वो ठीक कर रही है, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डअप नहीं होती है। और वो अगर कुछ अच्छा कर रही थी तो वो अच्छा करती रहती हैं, कुछ कम अच्छा कर रही थी तो वो कम ही अच्छा करती रहती हैं, और अगर खराब था तो उसमें कोई सुधार नहीं होता। तो प्लीज इंश्योर करिए कि एक सुपरवाइजरी प्लान बनाइए और अपने क्षेत्र की सारी एएनएम्स की विजिट एक रोटेटरी मैटर में इंश्योर कर लीजिए। फिर आपके पास एक चेकलिस्ट होगी कि आपको क्या क्या सुपरवाइज करना है, और एक एप्लीकेशन भी हम लोगों ने बना रखा है, उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके भी आप सुपरविजन कर सकते हैं। नियमित टीकाकरण के अंतर्गत सपोर्टिव सुपरविजन करने के लिए हम लोगों ने 100 रुपीज पर सेशन का प्रावधान किया हुआ है। कुछ हमारे जो जिला प्रशिक्षण अधिकारी हैं उनको लगता है कि शायद ये रूरल एरियाज के लिए ही है, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू रूरल एरियाज, ये अर्बन और रूरल के लिए बराबर है। तो जो भी मेडिकल ऑफिसर, जो भी CCPM, whosoever is supervising may claim 100 रुपीज पर सेशन। और अगर आपने एक दिन में 2 सेशन देखे तो 200 रुपए, 3 देखे तो 300 रुपए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। हालांकि 20% सेशंस की मॉनिटरिंग का फंड हम लोगों ने दिया है, तो आप उस सीमा तक अपने क्लेम्स भी कर सकते हैं। देखना क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ लॉजिस्टिक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, और इसके अलावा जो प्लेस जो हमने VHND का निर्धारित किया था वो सही है या नहीं है। हो सकता है कि सत्र लगी ना रहा हो, आपके पास रिपोर्ट आ रही हो कि टीका लग गया और एएनएम गई ही नहीं थी, वहां कोई बच्चा आया ही नहीं। मुझे याद है कि अब मैं आज जनपद का नाम नहीं लूंगा, एक जनपद में अर्बन का ही एक सत्र हमने देखा, रोटा वायरस के 4 टीके लग गए, 5 टीकों की वायल होती है। हम लोगों ने जब फाइल को देखा तो लगा फाइल बहुत भरी हुई है। तो हमारे साथ में हमारी टीम के जो एक सदस्य थे जो हम लोग विजिट कर रहे थे, उन्होंने उसी को एक सिरिंज में उड़ेल के देखा, तो पता चला कि वो पूरी की पूरी 5 ml जो है, जितनी 5 ml की वायल थी, 2.5 ml की वायल थी, वो 2.5 ml की 2.5 ml पूरी की पूरी उसमें सिरिंज में आ गई। मतलब क्या है? मतलब ये है कि बिना कोई टीका लगाए एएनएम बहन जी ने अपनी टेलीशीट पर दर्ज कर दिया था। ये बड़ी गलती थी, अपराध था, इस पे दंडित भी होना चाहिए था। लेकिन कई बार अपना कार्य अच्छा प्रदर्शित करने के लिए एएनएम ऐसा करने लगती हैं, तो आपको एक बार उनको जरूर मौका देना चाहिए कि भाई ठीक है, ये गलती आगे से ना करें, थोड़ा सा सही से अपनी सूचनाओं को अंकित करें। ये फर्जिफिकेशन करने से कोई फायदा नहीं है, और अगर बार बार गलती करें तो डेफिनेटली आप प्यूनिटिव एक्शंस भी ले सकते हैं। दूसरा आपको देखना है कि क्या यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज हो रहा है। जो सर्विसेज हम दे रहे हैं छाया VHND पर, UHND पर, जो अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे है, उसको छाया नाम अभी एक शासनादेश के तहत जो है दिया गया है। तो छाया UHND पे जो सर्विसेज दी जा रही हैं, क्या उनका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं? मतलब ड्यू लिस्ट में बच्चे तो लिखे थे 10, लेकिन क्या वो सारे बच्चे आ रहे हैं? उन लोगों को पर्याप्त सुविधाएं, सेवाएं दी जा रही हैं? अगर नहीं दी जा रही हैं तो उसको भी देखने की जरूरत है। और लास्ट में आपकी क्वालिटी, कि क्या वो जो भी सर्विसेज दे रहे हैं दैट इज गुणवत्ता परक। अगर वो गुणवत्ता परक नहीं है तो डेफिनेटली फिर हमें उसमें सुधार की आवश्यकता है। सुपरवाइजरी विजिट जब आप कर रहे हैं तो उसमें आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा, आपको ध्यान देखना है पहले तो। फिर जो आंकड़े हैं उनको आप देखिए कि जो टेलीशीट में भरे हैं, और जो आपके पास HMIS के आंकड़े होंगे या ई-कवच आजकल पोर्टल चल रहा है उसके आंकड़े होंगे, उनको देखिए और उससे तुलना करके देखिए कि क्या यहाँ सुधार की आवश्यकता है, उनको बताइए। मौके पर जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका सुलझाना महत्वपूर्ण है। तो एज ए सुपरवाइजर यू शुड सॉल्व दी प्रॉब्लम्स। वो कह रही सब यहाँ पर बैठने की जगह ही नहीं मिलती है, हमको तो 2 घंटे से ज्यादा बैठ। तो आप अगर वहां पर जो इंचार्ज है, जो उस क्षेत्र का मालिक है, अगर आपने उससे बात कर ली कि भाई ये तो बच्चों के भले का काम है, कृपया इनको एक स्थान दिलवा दें, या इफ यू कुड हेल्प हर इन आइडेंटिफाइंग ए बेटर प्लेस, तो एक अच्छे स्थान पर बैठकर जो हमारा कार्यकर्ता है वो बेहतर ढंग से कार्य कर पाएगा। इसी तरह से ऑन जॉब ट्रेनिंग आपको देने की आवश्यकता है, या जो भी फीडबैक है वो आप शेयर करिए, जो भी ऑब्जर्वेशन है उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लें। हम लोगों ने यानी कि स्टेट ने जो है NHM ने एक
एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन बना रखा है जो कि यूएचएनडी और वीएचएनडी को जो सुपरवाइज करने के लिए है। ये बेसिकली जो हमारे यूएचएनडीज हैं, अर्बन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज, उनको सुपरवाइज करता है और उसी का पार्ट है आपका आरआई। तो आरआई की मॉनिटरिंग के भी काफी डिटेल्स इसमें हैं। दिस इज अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म फॉर स्टेट वाइड रियल टाइम छाया यूएचएनडी डाटा कलेक्शन। करना क्या है, करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। इसमें 67 एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स में जो मुख्य पार्ट हैं, एक तो ड्रग्स और इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी, वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन की जो सिरिंज वगैरह हैं उनकी लॉजिस्टिक्स की अवेलेबिलिटी, फैमिली प्लानिंग के भी जो कमोडिटीज हैं उनके बारे में भी इसमें आपके लिए जानकारी इकट्ठा करने का वो है, और एएनसी जो एंटीनेटल केयर हम करते हैं या इम्यूनाइजेशन और न्यूट्रिशन रिलेटेड सर्विसेज हैं वो भी इसका पार्ट है। बाईं तरफ एक चित्र लगा है जो कि ये दिखाता है इसको बाकायदा अप्रूवल मिला हुआ है स्टेट पर। आप इसको आसानी से अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन आपके पास में होंगे। आप प्ले स्टोर पर जाइए और उसमें जो है होम स्क्रीन में प्ले स्टोर पर जाकर VHND ऐप, VHND कैप्स में है, ऐप में एक ऐप में है और PP स्मॉल में है, उसको आप क्लिक कर लीजिए। वो आपका अगर इंटरनेट है तो डाउनलोड कर लेगा। आफ्टर द इंस्टॉलेशन ओपन द VHND ऐप एंड क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑप्शन। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दिस इज अ सिंगल विंडो फॉर कंपाइल्ड डाटा शीट फॉर ऑल द ऑब्जर्वर्स। इसमें इंडिविजुअल डैशबोर्ड भी आपको दिखेगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से यूज किया जा सकता है, यानी कि हो सकता है जहां पर आप सत्र को देख रहे हैं उस जगह पर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी ना हो। आपको करना केवल ये है कि आप अपना जीपीएस ऑन कर लीजिए, अपनी जो लोकेशन है उसको ऑन कर लीजिए। केवल पहली बार आपको इंटरनेट कनेक्शन की जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आप सत्र को पूरा मॉनिटर कर लीजिए। व्हेनेवर यू विल कम इन इंटरनेट एरिया ये ऑटोमेटिकली आप अपलोड कर पाएंगे। टू कैप्चर रियल टाइम डाटा, छाया यूएचएनडी सपोर्टिव सुपरविजन एप्लीकेशन को अगर आप यूज करते हैं तो एप्लीकेशन विल कैप्चर द जीपीएस कोऑर्डिनेट्स। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से भी कर लेगा। इसमें आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि सब इंटरनेट कनेक्शन वहां पर नहीं था इसलिए हम नहीं कर पाए। ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि अगर इंटरनेट कनेक्शन उतना अच्छा नहीं भी है तो भी अगर आपने लोकेशन ऑन कर रखी है तो जहां पर आप सत्र की मॉनिटरिंग करेंगे वहां पर इसको कर लेगा, टेकअप कर लेगा। फिर भी अगर एप्लीकेशन से संबंधित कोई आपको जानकारी की जरूरत है तो हमने 2 नंबर्स दिए हैं। एक हेल्पलाइन नंबर है, यह है 7652063924। मैं रिपीट कर रहा हूं 7652063924। और एक और नंबर है जो हमारे कंसल्टेंट का नंबर है जो VHND देखते हैं स्टेट लेवल पर, 6393824566। अगेन आई एम रिपीटिंग 6393824566। तो 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अगर कोई संपर्क करने की आवश्यकता पड़ती है तो आप कर लें। अदरवाइज इट इज वेरी यूजर फ्रेंडली, आपको कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करिए, इंटरनेट कनेक्शन ऑन करिए, जीपीएस ऑन करिए और ये आप रजिस्ट्रेशन करके इसको यूज कर पाएंगे। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि फॉलोअप विल बी रिक्वायर्ड, तो प्लीज जो भी एग्रीड एक्शन पॉइंट्स हैं उन पर सुपरवाइजर और सुपरवाइज्ड स्टाफ के बीच में फॉलोअप होना चाहिए। हमेशा एक जो डाटा की एनालिसिस है वो नियमित तौर पर करते रहें, क्योंकि हर बार आंकड़े बदलेंगे। पिछली बार जो बच्चे टीका लगवा के आए थे इस बार अगर नहीं आ रहे हैं वो आपके ड्रॉप आउट हैं। जो आपके सर्वे में बच्चे थे वो अगर वो नहीं आ रहे हैं तो वो लेफ्ट आउट हैं। तो इस तरह से आपको डाटा की एनालिसिस करनी होगी और वो फीडबैक शेयर करना पड़ेगा। इसी तरह से अन्य स्टेक होल्डर्स जो हैं, चाहे वो अन्य विभाग हो, ICDS, एजुकेशन या कोई भी विभाग हो, या हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं। हमारे साथ में कई पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, WHO, यूनिसेफ, TSU, UNDP, JSI अर्बन में खासतौर से काम कर रहा है, चाय है। तो वी हैव सो मेनी पार्टनर्स और वो सभी पार्टनर्स हमें सतत सहयोग करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप उन पार्टनर्स का सहयोग लें और वो आपको आंकड़ों को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करने में मदद करेंगे। आप बल्कि अपने यहाँ पर जो अपना
डॉक्टर्स के कमरे में उनका नोटिस बोर्ड है, आप उसमें कुछ अच्छी सूचनाएं लगा सकते हैं अपने टीकाकरण के बारे में, और फीडबैक जो है उनके साथ भी शेयर करें और उनसे फीडबैक लेकर भी आगे पास ऑन करें। सो दिस मच आई हैव फॉर यू, थैंक यू वेरी मच। हम लोगों को इंश्योर करना है कि हम हर बेनिफिशियरी तक पहुंचे, और न केवल हर बेनिफिशियरी तक पहुंचे, हमें यह भी इंश्योर करना पड़ेगा कि हर बेनिफिशियरी पर समय पर पहुंचे। टाइमली वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा तो डेफिनेटली ये उस बच्चे को ज्यादा सुरक्षित करेगा। वनस्पति की अगर हम टीकाकरण को जो है कभी भी देते रहे, मतलब अगर मीजल्स का टीका 4 साल की उम्र पे लगेगा तो वो उतना फायदेमंद नहीं होगा जितना कि 9 से 12 महीने पर पहली खुराक, और जब हम लेते हैं आपका 16 से 24 महीने का टीका लगाते हैं दूसरी खुराक। तो अगर हम ये कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। So this is from my end for supportive supervision. Now I request again डॉक्टर सलिल श्रीवास्तव साहब, जो कि हमारे GM NUHM हैं, और मैं उनके माध्यम से आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि टीकाकरण के बारे में जो हम लोगों ने आज आपको प्रयास किए हैं समझाने के, उनको आप आगे यूज़ करें भविष्य में। और साथ ही अगला सत्र जो हमारा 13 सितंबर को होगा, उस 13 सितंबर के सेशन को आप अच्छे से ज्वाइन करें। सो ओवर टू डॉक्टर सलिल सर। हाँ मनोज जी, मैं हमारी जो टीम है डिस्ट्रिक्ट पे अर्बन की हर जिले में, हमारा उनसे यही कहना है कि आज का जो आपने प्रशिक्षण हुआ, इसमें पूरे प्रशिक्षण में पूरे समय में ध्यान से सुनता रहा, इतना अच्छा प्रशिक्षण आपको नहीं मिलेगा आज जितना अच्छा प्रशिक्षण हुआ है। और हमारी आपसे ये है कि जो भी हमारी यूपीएससी है 50,000 की पॉपुलेशन पे है, और जितने उसमें स्टाफ हैं वो उसको ये ना समझे वो 50,000 की पॉपुलेशन उनके परिवार, उनका परिवार है, और उसमें अगर बच्चा, जितनी माताएं हैं और उनके पेरेंट्स हैं, अगर वो खुशहाल रहेंगे और बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, सुंदर रहेगा, तो उसके साथ साथ अगर ये इतना होता है तो हमारे प्रदेश का जो है हर चीज में जो हेल्थ इंडिकेटर है वो सारे हमारे इम्प्रूव करेंगे। और उससे हमारे मतलब जिस डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारी यूपीएससी है, उस वहाँ का जो जितने एरिया को 50,000 पॉपुलेशन को कवर कर रही है, तो वो एरिया जब आप इस तरह से वर्क करेंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि हाँ हमने इस क्षेत्र में कुछ वर्क किया है। तो हमारा सभी से यही अनुरोध है कि आप अपना पूरा प्रयास करिए और ये समझ के प्रयास करिए कि ये मेरा परिवार है, तब तो आप अच्छा कर पाएंगे। और अगर आप ये समझ के करेंगे कि हम केवल नौकरी कर रहे हैं तो ये गलत है। बच्चों का या जो हमारी महिलाएं या गर्भवती महिलाएं हैं, सबका जो है, बस इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि अच्छे से जो है अर्बन इम्यूनाइजेशन के अच्छा सा हो, उसका परसेंटेज हो, उसके साथ साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट का अच्छा है तो बड़ा अच्छा लगेगा। धन्यवाद। थैंक यू GM सर, डॉक्टर सलिल सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में एडिशनल SCPIO डॉक्टर सत्येंद्र सर भी जुड़े हुए हैं। सर आपकी तरफ से अगर कुछ गाइड किया जाना हो तो आई रिक्वेस्ट। डॉक्टर मनोज सर, यू आर ऑडिबल सर। बहुत अच्छा लगा, उम्मीद से ज्यादा अच्छा रहा सेशन। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना हम ब्रीफ कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा रहा और इसके रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। बस मैं शुभकामनाएं दे सकता हूं फिलहाल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका अप्रिशिएशन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, और न केवल हमारे लिए, हमारे ख्याल से सारे मेडिकल ऑफिसर जो हमारे साथ जुड़े हैं या बाकी टीम्स जो जुड़ी हुई हैं, दे विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड बाय दिस। मैं अभी देख रहा था कुछ सवाल आप लोगों ने पूछे थे, तो एक साहब ने पूछा था, सादिया बेगम है, उन्होंने एक सवाल पूछा था कि एक प्रेग्नेंट वीमेन है जिसको कि पहली बार के दोनों टीके लग गए थे, और दूसरा जो है जब वो गर्भवती हुई 3 साल बाद तो उसको एक बूस्टर दिया गया था। अगर वो पुनः गर्भवती हो जाती है विद इन 3 years,
तो क्या हमें दोबारा से टीके 2 लगाने पड़ेंगे या बूस्टर ही देना पड़ेगा? तो यदि पिछले टीकाकरण को आपने कंप्लीट किया है, जैसा कि पहली बार दोनों डोज लगी थी, तो दूसरी बार में आपको केवल बूस्टर लगाने से ही टीकाकरण कंप्लीट हो जा रहा है। तो तिबारा भी अगर विद इन 3 इयर्स नेक्स्ट डिलीवरी हो रही है, प्रेगनेंसी 3 साल के अंदर हो गई है, तो उनको केवल एक ही बूस्टर डोज देने की आवश्यकता है, इसमें कोई भी अन्य टीका देने की आवश्यकता नहीं है। बिफोर वी टेक अप एनी अदर सेशन, एनी अदर क्वेश्चन, आई रिक्वेस्ट माय एमडी मैम, मैम ने ज्वाइन कर लिया है, तो शी वॉज वेरी बिजी, लेकिन उनका था कि उनकी प्रायोरिटी पे है ये कार्यक्रम। मनोज मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ, वो थोड़ा सा सम इशू इन ज्वाइनिंग। कैन यू जस्ट गिव मी अ समरी ऑफ व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड, देन आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स ऑन दिस। मैम हम लोगों ने अभी जो आज ये अर्बन की हमने मेडिकल ऑफिसर्स, हमारे जो DIOs हैं, डिप्टी सीमोज, जो हम लोगों ने नामित किए थे जो नोडल ऑफिसर अर्बन के लिए, और साथ में जितने भी मेडिकल ऑफिसर UPSC CSC पे हैं, आशा ANMs हमारी जो वहाँ काम कर रही हैं, CCPMs काम कर रहे हैं, इन सभी के साथ में आज ये हम लोगों ने लाइव सेशन किया, जिसमें लगभग 1200 प्रतिभागी हमारे साथ में जुड़े। और इस ट्रेनिंग में हम लोगों ने शुरुआत में उनको बताया कि स्केड्यूल क्या है, क्या टीकाकरण हम लोग करते हैं गर्भवती महिला का, क्या हम अपनी बच्चों को टीकाकरण करते हैं, इसके बाद और उसकी वो तालिका क्या है, और हम अप टू 16 ईयर्स जो भी टीकाकरण कर रहे हैं उन सभी के बारे में बात की। फिर WHO से डॉक्टर विकास गुप्ता साहब ने पूरा डिटेल में बताया कि माइक्रो प्लानिंग कैसे की जा सकती है और अर्बन कंटेक्स्ट में क्या चीज़ें आवश्यक हैं। फिर डॉक्टर विजय हमारे साथ में जुड़े हुए थे यूनिसेफ से, उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया कि कोल्ड चेन कैसे करेंगे और कोल्ड चेन का क्या महत्व है और व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर देम, और कैसे वो कौन सी वैक्सीन को हम आइस पैक पे रखेंगे और कौन सी नहीं रखेंगे। लास्ट में मैम मेरे द्वारा फिर से एक सेशन लिया गया जो कि सपोर्टिव सुपरविजन का सेशन था, जो कि हमें अपेक्षा है हमारे सारे डॉक्टर्स के द्वारा आने वाले दिनों में किया जाएगा और डेफिनेटली उससे सेशन की क्वालिटी बेहतर होगी। हम लोगों ने एप्लीकेशन के बारे में भी बताया कि जो VHND एप्लीकेशन है उस पर भी कर सकते हैं और टेलीशीट पर भी ये डिटेल में मॉनिटरिंग सुपरविजन कर सकते हैं। और सुपरविजन और मॉनिटरिंग के डिफरेंस बताते हुए हमने महत्व बताया कि सुपरविजन का क्या महत्व है। इसके बाद में हम क्वेश्चंस लेना हमने प्रारंभ किया था, तभी फिर आपने ज्वाइन कर लिया है। सो नाउ ओवर टू यू टू गाइड अस। इसमें ई कवच पर काफी मेहनत हुई है, both on part of the RI division and also MIS division with the help of partners, and ये बहुत ही एक कारगर टूल होगा जिसपे जो हम लोग अभी बात कर रहे थे 100% इम्यूनाइजेशन होनी है, उस गोल को अचीव करने के लिए दिस विल बी अ वेरी यूजफुल टूल। इनफैक्ट आज मॉर्निंग ही प्रमुख सचिव साहब को ब्रीफ कर रहे थे अबाउट द RI प्रोग्रेस इन द स्टेट, तो उसमें ही वाज वेरी कैटेगोरिकल दैट वी शुड यूज द टेक्नोलॉजी to ensure that हमारा सारा लाइन लिस्टिंग हो जाए of all eligible cohort, and जितने भी ड्यू लिस्ट है वो ऑनलाइन थ्रू द सिस्टम ही जनरेट होनी चाहिए, जिससे हम लोग मॉनिटर करने के लिए आसान रहेगा आशा वाइज कितने बच्चे होंगे कितने बच्चे नहीं हुए हैं, ताकि वी कैन क्विकली मूव इनटू द realm of 100% immunization. I don't know if these changes have been made, but we have discussed that e-Kavach में हम sessions का भी detailing करेंगे, although there is another monitoring app that is getting developed for session monitoring also, that ultimately the two apps will be integrated. But till then ये बात हो रही थी कि हम लोग sessions को भी इसमें add करेंगे ताकि जो planned session है उसकी details आ जाएंगी, उस sessions के against जो बच्चे enumerated हैं वो आ जाएंगे, एंड उस सेशन में कितने बच्चों के ड्यू बच्चों के अगेंस्ट कितने बच्चों को कौन सा वैक्सीन दिया गया है वो भी डिटेल आ जाएगी। तो इट विल बी वेरी यूजफुल टूल वेयर अब DIOs और CMOs अपनी कमरे में बैठ करके, यहाँ तक कि भी स्टेट टीम भी अपनी कमरे में बैठ करके दे कैन मॉनिटर along with the name and line list कि कितने बच्चे हुए और कितने बच्चे रह गए। This will also be very useful for us in also planning our outreach activities. Back-end logistic planning तो होगा ही, but outreach activities जैसे अभी discussion ये भी हो रहा है कि against 8 जो हम लोग VHNDs करते हैं outreach में, we can have a few which is fixed and the rest may be outreach.
सो अगर हम लोग आउटरीच प्लान कर रहे हैं या कोई एक्स्ट्रा सेशंस प्लान कर रहे हैं, देन दिस विल बी वेरी यूजफुल टूल टू सी कितने बच्चे हमारी किस गांव में, किस एरिया में, किस आशाकृत में ज्यादा रह गए हैं, किस जगह पर इतना नहीं है. तो वी कैन अकॉर्डिंगली प्लान आवर आउटरीच एक्टिविटीज एंड कॉन्सेंट्रेट आवर एफर्ट्स देयर. साथ में अभी जो सपोर्टिव सुपरविजन पार्टनर्स दे रहे हैं, दिस इज अ वेरी यूजफुल टूल फॉर अस टू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ VHNDs. नाउ दिस जो ऑनलाइन हमारा डेटा आने लगेंगे, इससे पार्टनर्स को भी सपोर्टिव सुपरविजन मॉनिटर करने में, प्लान करने में बहुत इफेक्टिव और कारगर रहेगा कि राइट नाउ बेस्ड ऑन देयर इंटरनल इनपुट्स एंड फील्ड इनपुट्स वो अपना सेशंस, मॉनिटरिंग सेशंस को प्लान करते हैं. नाउ बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ सेशंस जो अभी आपके डेटा फ्लो हो रही है, उससे दे कैन वेरी वेल प्लान कि हम कौन सा सेशंस को मॉनिटर सपोर्टिव सुपरविजन में करेंगे और किसकी ज्यादा हम मॉनिटर बार बार करेंगे. सो दिस काइंड ऑफ मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग बैकएंड करने में बहुत यूजफुल रहेगा. अंत में मैं फील्ड ऑफिसर से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि यूपी हैज मेड माइलस्टोन्स. अगर आप लास्ट 5 years देखिए या पिछले 2 साल का ही कोविड एरा देखिए, UP has made milestones both in terms of infrastructure, in terms of HR, in terms of technology. COVID vaccination एक उदाहरण तौर पर हो गया, एक मिसाल हो गया है जिसमें हमने not only the country, we have told the world, UP is as good as any country. हमने उस तर्ज पर वैक्सीनेशन किया, बहुत ही कम समय में किया एंड हमने डिफरेंट इनोवेटिव मॉडल्स को अपनाते हुए किया एंड बहुत ही कम समय में हमारा जो IEC था, हमारा अवेयरनेस कैंपेन था, बहुत ही कम समय में वी वर एबल टू रीच द लास्ट माइल. रूटीन इम्यूनाइजेशन में अभी भी हमारा चैलेंजेस गॉन, ऑल्दो लास्ट NHFSFI डेटा शोन की रूटीन इम्यूनाइजेशन काफी अच्छा चल रहा है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी जो 20%, 15% जो रह गया है उसको हम लोगों को कवर करना है. एंड दिस इज ओनली वे, टेक्नोलॉजी विल बी द ओनली मीन्स इन विच हम लोग ये टारगेट कर सकते हैं. इफेक्टिव मॉनिटरिंग, better supervision, more logistic management, and better, what shall we say, leadership may give you a 2% or 5% more. बट अगर हम 100% की एम कर रहे हैं, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी टूल से ही हमको निकलेगा. तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफिसर्स इज कि हमारे अंदर एक मेंटल ब्लॉक होता है टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए. मुझे विश्वास है कोविन हैज ब्रोकन ऑल दोस मेंटल ब्लॉक्स. सो नाउ वी शुड बी रेडी टू अडैप्ट दिस न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एंश्योर कि हम 100% इम्यूनाइजेशन करें. साथ में आपको बताऊं, वी हैव आल्सो आइडेंटिफाइड 28 जो हमारा जो हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं. अब इन 28 हाई प्रायोरिटी एक तरीके से स्टेट टीम हैज अडॉप्टेड दीज डिस्ट्रिक्ट्स. हम इसको हफ्ते में 2 बार आफ्टर एवरी VHND वी विल स्टार्ट मॉनिटरिंग एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैज आल्सो एग्रीड कि वो भी एक आध मीटिंग्स में चेयर करेंगे. उनकी तरफ से भी गाइडलाइंस शॉर्टली इशू हो जाएगा. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द फील्ड लेवल ऑफिसर्स टू गिव देयर utmost in this drive so that we can achieve the target in a very कम समय. थैंक यू. थैंक यू मैम. मैं आपको अप्राइज कराना चाहूंगा कि आज जो प्रमुख सचिव महोदय ने और आपने जो हमें ई कवच के बारे में गाइड किया था, और सर ने जो कहा था कि फैसिलिटी पर हम सेशंस को ज़्यादा इंप्रूव करें, नंबर ऑफ सेशंस उनको वहाँ पर बढ़ाएं और क्वालिटी उनकी बेहतर करें, उस पर भी हमारी इस मीटिंग में चर्चा हुई. एंड वी आर रियली होपफुल कि ई कवच पर एंट्रीज जो है आने वाले दिनों में बेहतर होंगी, क्योंकि कल भी हम लोगों ने ई कवच पर एक ट्रेनिंग जो है यूट्यूब के माध्यम से की थी. तो वी आर क्वाइट होपफुल. और जनपद में जो हमारे एमओज हैं वो नए स्थान तलाशेंगे फिक्स सेशन साइट के लिए, ताकि जो हमारे आउटरीच सेशन करने पड़ते हैं या क्वालिटी ऑफ सेशंस एट PSCs हैं या UCSCs हैं, वो आने वाले दिनों में बेहतर होंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है. थैंक यू मैम. मैम मैं आगे कुछ क्वेश्चंस जो एक आध मैं देख रहा था कि बचे हुए हैं. तो एक लोगों ने कहा कि जो ये एप्लीकेशन है VHND UHND का, वो केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, शहरी क्षेत्र के लिए नहीं है. तो मैं आपको बता दूं कि अब ऐसा नहीं है, ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में काम कर रहा है. केवल आपको अपने एप्लीकेशन को रिफ्रेश करना पड़ेगा, दैट्स ऑल इट विल रिक्वायर. दूसरी चीज, किसी ने कहा कि जो BCPM है या CCPM है ये नॉन मेडिकोज हैं. तो नियमित टीकाकरण के सत्र को सुपरवाइज करने के लिए जो हम लोगों ने आपको जानकारी दी है या जो जानकारी हम 13 तारीख को देंगे वो पर्याप्त है. वो कोई भी CCPM या BCPM देख सकते हैं. हमारी पास्ट में जो सुपरवाइजरी टायर था, जो हेल्थ सुपरवाइजर्स हुआ करते थे रूरल एरियाज में, दे वर इवन नॉट डॉक्टर्स. तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, वो सब हम लोग कर सकते हैं.
सीएचओस जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे काम कर रहे हैं उनके बारे में भी एक सवाल आया कि क्या उनको सुपरविजन करना चाहिए, तो उनके लिए तो परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर्स भी हैं, और साथ में अगर वो सत्र फैसिलिटी पर ही हो रहा है तो डेफिनेटली जो सीएचओज हैं उनके द्वारा उस सत्र में सहयोग की भी हम लोग अपेक्षा करते हैं। न केवल नियमित टीकाकरण बल्कि अन्य जो सर्विसेज हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, वो भी साथ में दें, लेकिन वो नियमित टीकाकरण के सत्रों को भी कंट्रीब्यूट करें। तो दीज वर द क्वेश्चंस। आज के सत्र में मुझे क्वेश्चंस थोड़े कम दिखाई दिए हैं। वी आर होपफुल कि जो नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे ऑन 13 सितंबर, आप लोग उसमें अपने सवालों को पूछने में झिझकेंगे नहीं। प्लीज फील फ्री टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस, विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। नीलांबर सर, अगर आप अभी भी जुड़े हो तो, और अगर आप प्रॉपर नेटवर्क में हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार, हालांकि शायद वो दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, क्या है में आंगनबाड़ी और सीएचओ क्यों नहीं है। देखिए, कुछ सवाल किसी ने पूछा कि अर्बन में आंगनबाड़ी और सीएचओ क्यों नहीं है, तो ये सब आंगनबाड़ी भी अर्बन में है, ऐसा नहीं है कि अर्बन में आंगनबाड़ी नहीं है, और सीएचओस भी जो हैं वो ग्रेजुअली मतलब व्यवस्था चल रही है, एकदम से पूरा सिस्टम नहीं बदलता है, तो ये प्रक्रियाधीन है सारी प्रक्रियाएं, और ग्रेजुअली हम शहरी क्षेत्रों में भी ला रहे हैं। किसी ने कहा कि अर्बन एरिया में कोई सुपरवाइजर नहीं है, एक्चुअली नहीं है फॉर रूटीन सुपरविजन। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स पीएचसीज पर बैठे हुए हैं वो स्वयं भी सुपरवाइजर हैं। आप थोड़ी दूर में जो कोई सत्र हो रहा है उसमें अपने फार्मासिस्ट साहब को भी इंगेज करके सुपरविजन करा सकते हैं। सीसीपीएम्स जो दिए गए हैं, कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर्स, उनको लगा सकते हैं। आप जो आईसीडीएस जिन भी सिटी में काम कर रहा है उनकी सीडीपीओस को यूज कर सकते हैं। ये आपको ढूंढना है कि कौन आपके लिए सहयोगी हो सकता है। अगर आपने उनका सहयोग ले लिया तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और अगर चिकित्सकों ने, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, इंचार्जेस हैं, उन्होंने ही प्रारंभ कर दिया तो डेफिनेटली आरआई में काफी इंप्रूवमेंट होगा। सो एक साहब कह रहे हैं एनोनिमस अटेंडी की जो परिवार बच्चों का टीकाकरण मना करते हैं उनके लिए क्या किया जाए। उनके लिए देखिए समझा बुझाकर ही काम चलेगा। सोशल मोबिलाइजेशन नेटवर्क यूनिसेफ की तरफ से दिया गया है, वो प्रयास करता है। हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। जो भी प्रबुद्ध नागरिक हैं, आसपास के जो सभासदगण हैं, जो कोटा डीलर्स हैं, जो वार्ड मेंबर्स हैं, आप उनका सहयोग लीजिए और उनको जो है आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत अंतर पड़ेगा। सुपरविजन महत्वपूर्ण है, सुपरविजन करेंगे तो डेफिनेटली इट विल मेक अ डिफरेंस। सो विद दिस, डॉक्टर गई, वुड यू लाइक टू ऐड फ्यू लास्ट पॉइंट्स? या डॉक्टर दलपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं चाय से, इज ए सीनियर ऑफिसर जो कि इम्यूनाइजेशन में काफी काम कर चुके हैं, डॉक्टर सुरेश दलपत। Thank you, sir. And I found it was a wonderful training and one of the best I have attended in last couple of years. Urban is actually a big challenge, and especially the peri-urban area, which is sometime it lead to no man's land. So it is a challenge, and these areas are actually prone to VPD outbreaks. और ये जो ट्रेनिंग में हमने इतनी सारी बात आपने और हमारे बाकी पार्टनर्स जो सभी मेडिकल ऑफिसर्स को बताई, आई होप कि इसको बहुत अच्छे तरीके से लिया जाएगा और एक नई शुरुआत यूपी में होगी आपकी लीडरशिप में और मैडम की लीडरशिप में। बहुत बहुत शुभकामनाएं चाय की तरफ से, और हमारी तरफ से जो भी सहयोग की अपेक्षा होगी हम उस सहयोग के लिए बिल्कुल तैयार हैं आपके साथ। थैंक यू। मनोज सर, आप म्यूट पे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। मुझे लगता है कि अब हम लोगों ने अपना जो ट्रेनिंग का सेशन आज प्लान किया था वो हमने कंप्लीट कर लिया है।
तो अगली बार 13 तारीख को पुनः 3 बजे जुड़ने के लिए आप सभी से अनुरोध, और इस आशा के साथ आप और अच्छे से तैयार होके और अच्छे से हमारे विचारों को सुनने के लिए 13 तारीख को 3 बजे प्रतिभाग करेंगे। इस आशा के साथ नमस्कार।